कहानी का शीर्षक खरगोश वीरू की जादुई यात्रा। भाग एक। नन्हा वीरू और आम जंगल की शांति। एक समय की बात है, आम जंगल नाम का एक सुंदर और शांत जंगल हुआ करता था। वहाँ रंग बिरंगे फूल, मीठे फल और हरे भरे पेड़ थे। इसी जंगल में रहता था एक छोटा प्यारा सा खरगोश वीरू। वह बहुत तेज दौड़ता था, लेकिन उससे भी ज्यादा तेज थी उसकी सोच। वीरू सिर्फ एक आम खरगोश नहीं था, वह दूसरों की मदद करना पसंद करता था और हर नई चीज को जानने की ललक उसमें कूट कूट कर भरी थी। वीरू का घर एक बड़े पेड़ की जड़ में बना हुआ था। वहाँ वह अपनी दादी खरगोशिन के साथ रहता था, जो उसे हर रात एक नई कहानी सुनाया करती, कभी उड़ने वाले कछुए की, कभी बोलने वाले पत्थर की और कभी जादुई गुफा की जो इच्छाएं पूरी करती थी। एक दिन जब वीरू अपने दोस्तों चिंकू गिलहरी और मिन्नी तितली के साथ खेल रहा था, उसे जंगल के कोने में एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। वह एक पत्थर की तरह दिख रही थी, लेकिन उससे नीली रोशनी निकल रही थी। जैसे ही वीरू ने उसे छुआ, उसके सामने एक जादुई दरवाजा प्रकट हो गया। भाग दो। जादुई दरवाजा और रहस्यमय सुरंग। वीरू की आंखें नीली चमक में झिलमिला उठीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि दादी की कहानियों में जो जादुई दरवाजे होते हैं, वे सच में भी हो सकते हैं। उसके दोस्त चिंकू और मिन्नी भी हैरान रह गए। चिंकू डरते हुए बोला, वीरू, ये क्या है? कहीं कोई जादू तो नहीं? मिन्नी तितली फड़फड़ाई, शायद कोई बुरा जादू हो। हमें दूर रहना चाहिए। लेकिन वीरू की आंखों में उत्साह था, डर नहीं। दादी कहती हैं, जादू उतना ही अच्छा या बुरा होता है जितना हम उसे समझते हैं। चलो देखते हैं इस दरवाजे के पार क्या है। वीरू ने धीरे से दरवाजे को छुआ। जैसे ही उसके पंजे ने दरवाजे को छुआ, वो धीरे धीरे घूमने लगा और अंदर से एक सुनहरी रोशनी फैली। सुरंग की तरह एक रास्ता नजर आया, नीचे जाता हुआ, चमकती दीवारों वाला, जैसे सितारों से सजा हो। मैं अंदर जा रहा हूँ, वीरू बोला। चिंकू चिल्लाया, रुको, अकेले नहीं। तीनों दोस्त एक साथ उस जादुई सुरंग में दाखिल हो गए। रहस्यमय सुरंग की पहली परीक्षा। सुरंग में चलते चलते वीरू को एहसास हुआ कि दीवारों पर कुछ लिखा है। सुनहरे अक्षरों में कुछ उभरा, जो सत्य बोले वही आगे बढ़े, जो डर से भागे वह यहीं अड़े। मिन्नी बोली, मतलब यहाँ कोई परीक्षा है? अचानक एक नीला धुआं फैला और एक छाया प्राणी सामने आया। उसकी आंखें चमक रही थीं और आवाज गूंजती हुई सी थी। बताओ वीरू, उसने कहा, क्या तुमने कभी झूठ बोला है? वीरू एक पल को चुप हुआ, लेकिन फिर बोला, हाँ, एक बार मैंने दादी से कहा था कि मैं जल्दी सो गया, जबकि मैं छुपकर आम खा रहा था। छाया प्राणी मुस्कराया और गायब हो गया। उसके जाते ही रास्ता फिर से खुल गया। वाह वीरू, तुमने सच बोला, इसलिए रास्ता खुल गया। चिंकू ने ताली बजाई। दूसरा द्वार, लाल ज्वाला की दीवार। आगे चलकर तीनों को एक और द्वार मिला, लेकिन इस बार वो लाल ज्वाला से घिरा हुआ था। वहाँ एक आवाज आई, अगर अपने किसी प्रिय चीज की कुर्बानी दे सको तो ही यह द्वार खुलेगा। चिंकू ने कहा, मेरे पास मेरी पंख वाली टोपी है, जो मुझे बहुत पसंद है। मिन्नी बोली, मेरे पास मेरी चमचमाती पंख वाली घंटी है, लेकिन मैं उसे नहीं दे सकती। वीरू ने अपनी छोटी सी पीली गेंद निकाली, वो उसकी सबसे प्यारी चीज थी, जिसे उसकी माँ ने दिया था। वो कुछ देर देखता रहा, फिर कहा, अगर हमें आगे बढ़ना है तो मैं इसे छोड़ने को तैयार हूँ। जैसे ही वीरू ने गेंद आगे रखी, आग की दीवार ठंडी होकर हवा में बदल गई और रास्ता फिर से खुल गया। मिन्नी की आंखों में आंसू थे। वीरू, तुम सच में बहुत बहादुर हो। तीसरा द्वार, समय की भूल भुलैया। अब तीनों एक बड़े हॉल में पहुंचे जिसमें 3 दरवाजे थे। एक पर लिखा था भूत, दूसरे पर वर्तमान और तीसरे पर भविष्य। एक घड़ी हवा में तैर रही थी और एक आवाज आई,
सही समय में कदम रखो वरना फंस जाओगे सदा के लिए। वीरू ने आंखें बंद की और सोचा, भूत हमें पीछे खींचता है, भविष्य अनिश्चित है, लेकिन वर्तमान ही सच्चा समय है। उसने वर्तमान वाला दरवाजा खोला। जैसे ही तीनों ने उस दरवाजे में कदम रखा, जमीन कांपने लगी और एक नई दुनिया सामने आ गई। हरे नीले रंग की उड़ते हुए द्वीप, चमकती नदियां और आसमान में तैरते पत्थर। वीरू की आंखें हैरानी से भर गईं। ये कहाँ आ गए हम? एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने पहला द्वार पार कर लिया है, अब शुरू होती है असली जादुई दुनिया की यात्रा। भाग 3, उड़ते द्वीप और बोलने वाला पत्थर। जैसे ही वीरू, चिंकू और मिन्नी उस चमकते दरवाजे से गुजरे, उनके सामने एक अजीब सी दुनिया खुल गई। आसमान में उड़ते हुए द्वीप थे, कुछ छोटे कुछ बड़े। कुछ पर हरे भरे पेड़ थे, कुछ पर झरने बह रहे थे और कुछ पर अजीब अजीब जीव उड़ते घूमते दिख रहे थे। वीरू आश्चर्यचकित होकर बोला, ये तो किसी सपने जैसी जगह है। चिंकू ने कहा, क्या हम उड़ते द्वीपों पर जा सकते हैं? मिन्नी फड़फड़ाते हुए बोली, मैं तो उड़ सकती हूँ, लेकिन तुम दोनों। उसी वक्त जमीन पर एक पत्थर चमकने लगा। वह गोल था और उस पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। अचानक उस पत्थर ने बोलना शुरू कर दिया, स्वागत है वीरू, मैं हूँ बोलू पत्थर, उड़ते द्वीपों का मार्गदर्शक। उसकी आवाज गूंजती हुई और भारी थी। तीनों दोस्त चौंक गए। बोलू पत्थर बोला, तुमने 3 परीक्षाएं पास की हैं, इसलिए अब तुम्हें पहली जादुई चीज मिलेगी, गति की पत्ती। लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें विचार द्वीप पर जाना होगा और वहां की पहेली हल करनी होगी। वीरू ने पूछा, पर वहां कैसे जाएं? बोलू मुस्कराया, बस पंख फैलाओ दिल से। चिंकू ने कहा, हमारे पास पंख कहाँ हैं? पत्थर ने कुछ मंत्र बुदबुदाया और देखते ही देखते वीरू और चिंकू की पीठ पर हल्के फुल्के चमकीले पंख उगाए। मिन्नी खुशी से झूम उठी, अब तुम दोनों भी उड़ सकते हो। उड़ान की पहली कोशिश। वीरू थोड़ा डरा, लेकिन जैसे ही उसने पंख फैलाए और जोर से छलांग लगाई, वह हवा में तैरने लगा। चिंकू भी मस्ती से उड़ने लगा। तीनों ने मिलकर उड़ान भरी और आसमान के बीचों बीच पहुंच गए, वहां जहां विचार द्वीप बादलों से घिरा हुआ था। विचार द्वीप पर उतरते ही वहां की जमीन अपने आप हिलने लगी और 4 शब्द हवा में उभरे। वो कौन है जो चलते चलते थकता नहीं, लेकिन रुकते ही गायब हो जाता है? मिन्नी बोली, ये तो पहेली है। चिंकू सोचते हुए बोला, क्या ये कोई सपना है? वीरू ने ध्यान से देखा और बोला, नहीं, इसका उत्तर है समय। समय चलता रहता है, कभी थकता नहीं, लेकिन अगर कोई उसे न समझे तो खो जाता है। जैसे ही वीरू ने समय शब्द कहा, एक पेड़ की शाखा से एक हरी पत्ती झरझराकर नीचे गिरी। वो पत्ती सामान्य नहीं थी, उस पर सोने जैसे अक्षरों में कुछ लिखा था, गति की शक्ति केवल उसे मिले जो संयम से चले। बोलू पत्थर फिर से चमका और बोला, वीरू, यह गति की पत्ती अब तुम्हारी है। इससे तुम बिजली जैसी तेज दौड़ सकोगे, पर याद रखना, इसका उपयोग केवल नेक कार्यों के लिए करना। वीरू ने पत्ती को अपने सिर पर सजाया। उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, जैसे वह अब और भी तेज और भी सतर्क हो गया हो। एक नई चुनौती का संदेश। अचानक आकाश काला पड़ने लगा। बादलों के बीच एक अंधेरे आकार उभरा। वो किसी उड़ते हुए प्राणी जैसा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी आवाज डरावनी। वीरू, वह गरजा, मैं हूँ धूसर छाया और मैं जादुई दुनिया की शांति को मिटा दूंगा। तुम मुझे रोक नहीं सकते। फिर वह बादलों में गायब हो गया, लेकिन उसके जाते ही बोलू पत्थर गंभीर हो गया। ध्यान से सुनो वीरू, उसने कहा, धूसर छाया एक प्राचीन बुराई है। उसे हराने के लिए तुम्हें 5 जादुई शक्तियां इकट्ठा करनी होंगी। गति की पत्ती तो तुम्हारे पास आ गई। अब अगली तलाश है ज्ञान की बूंद की, जो छुपी है ज्ञान गुफा में, और वहां तुम्हारा सामना होगा भ्रम की रानी से। वीरू ने हिम्मत से कहा, मैं तैयार हूँ।
चाहे जितनी भी चुनौतियां आए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। भाग 4, ज्ञान गुफा और भ्रम की रानी। वीरू, चिंकू और मिन्नी उड़ते द्वीप से नीचे उतरे और बोलू पत्थर ने उन्हें रास्ता बताया। अब तुम्हें जाना होगा ज्ञान गुफा की ओर, जहाँ छुपी है दूसरी जादुई शक्ति, ज्ञान की बूंद। पर ध्यान रहे, वहाँ निवास करती है भ्रम की रानी, जो तुम्हारे मन के भ्रमों को हकीकत बना देती है। केवल वही आगे बढ़ सकता है जो अपने डर और भ्रम को पहचान सके। तीनों दोस्तों ने उड़ान भरी और बादलों को चीरते हुए एक गहरे भूरे पहाड़ के पास पहुंचे। वहां एक बड़ी गुफा थी। गुफा की दीवारें नीली चमक रही थीं और प्रवेश द्वार पर लिखा था, जो अपने भीतर झांके वही सच्चाई को देख पाए। चिंकू कांपते हुए बोला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। गुफा डरावनी लग रही है। वीरू ने उसका हाथ थामा और कहा, डरना ठीक है, लेकिन भागना ठीक नहीं। चलो साथ चलते हैं। भ्रम का पहला इम्तिहान। गुफा में कदम रखते ही चारों ओर धुंध छा गई। हर दिशा से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई पुकार रहा हो, जैसे कोई हंस रहा हो, जैसे कोई रो रहा हो। फिर अचानक वीरू ने अपनी माँ की आवाज सुनी, वीरू वापस आ जाओ बेटा, ये सब गलत है, घर लौट आओ। वीरू ठिठक गया। उसकी आंखें भर आईं। लेकिन तभी मिन्नी ने कहा, वीरू, ये भ्रम है। तुम जानते हो तुम्हारी माँ इस समय बहुत दूर है। ये गुफा तुम्हारे दिल के भावों से खेल रही है। वीरू ने गहरी सांस ली और जोर से कहा, माँ मेरी ताकत है, मेरा डर नहीं। मैं उनकी सीख लेकर आगे बढ़ूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, धुंध छंट गई और आगे का रास्ता खुल गया। भ्रम की रानी का प्रकट होना। अब गुफा का सबसे गहरा हिस्सा आया। वहां एक सिंहासन पर बैठी थी भ्रम की रानी, लंबा मुकुट, आंखों में चमक, पर चेहरा आधा अंधेरे में। उसने हंसते हुए कहा, तो तुम हो वीरू, जिसने गति की पत्ती पाली है। चलो अब मेरी 3 परीक्षाओं से गुजरो। अगर हार गए तो हमेशा के लिए इस गुफा में खो जाओगे। वीरू बोला, मैं तैयार हूँ। परीक्षा 1, पहचान का भ्रम। रानी ने हवा में हाथ घुमाया और 3 वीरू खड़े हो गए, सब एक जैसे। उसने कहा, बताओ इनमें असली वीरू कौन है। चिंकू और मिन्नी चकरा गए, पर वीरू मुस्कराया और बोला, मैं खुद बताऊंगा। उसने उन तीनों वीरू को देखा, एक घबराया हुआ था, एक बहुत घमंडी और एक शांत। वीरू बोला, मैं वो हूँ जो डरता हूँ लेकिन फिर भी आगे बढ़ता हूँ, यानी ये तीसरा। रानी मुस्कराई। सही पहचाना। परीक्षा 2, लालच का जाल। अब रानी ने एक सोने का फल हवा में लटका दिया। यह फल खाने से तुम्हें अपार शक्ति मिल सकती है, लेकिन कीमत होगी अपने दोस्तों को छोड़ना। चिंकू और मिन्नी घबरा गए। वीरू। लेकिन वीरू बिना एक पल रुके बोला, शक्ति मुझे अकेले नहीं चाहिए। अगर मेरे दोस्त नहीं हैं, तो मैं वीरू नहीं हूँ। सोने का फल जलकर राख हो गया और दूसरा रास्ता खुला। परीक्षा 3, भूल का भार। रानी ने अब एक आईना दिखाया। उसमें वीरू का अतीत था, जब वह डर के कारण दौड़ प्रतियोगिता में हार गया था और उसने खुद को निकम्मा समझा। रानी बोली, क्या तुम अब भी खुद को लायक मानते हो। वीरू ने आईने में झांका और कहा, हाँ, क्योंकि हारने से मैं कमजोर नहीं हुआ, मैं सीखा हूँ, और वही मेरी ताकत है। आईना चमका और एक नीली बूंद उसमें से निकली, ज्ञान की बूंद। रानी अब शांत हो गई। तुमने अपने भ्रमों को हराया है वीरू। ये ज्ञान की बूंद अब तुम्हारी है। एक नई चेतावनी। बोलू पत्थर फिर से प्रकट हुआ। शाबाश वीरू, अब तुम्हारे पास है 2 शक्तियां, गति और ज्ञान। लेकिन आगे की राह और कठिन होगी। अगली मंजिल है भावनाओं की घाटी, जहां तुम्हें करुणा की मोहर पानी है। वहां तुम्हारा सामना होगा भावराज, जो तुम्हारे दिल की भावनाओं को उलझा देगा। वीरू ने सिर हिलाया, मैं तैयार हूँ।
क्योंकि अब मैं खुद को बेहतर समझता हूँ। भाग 5 भावनाओं की घाटी और भावराज का जाल। पिछली बात, वीरू, चिंकू और मिन्नी अब 2 जादुई शक्तियां पा चुके थे, गति की पत्ती और ज्ञान की बूंद। अगली शक्ति थी करुणा की मोहर, जो छुपी थी भावनाओं की घाटी में। लेकिन वहां उनका सामना होना था एक खतरनाक रक्षक से, भावराज, जो हर जीव की भावनाओं से खेलता था। घाटी की ओर यात्रा। घाटी पहुंचने का रास्ता कांटों से भरा था। पेड़ उदास दिखते थे, हवा में कराहती सी आवाजें थीं। एक तरफ हंसी थी तो दूसरी ओर आंसू। मिन्नी सहम कर बोली, ये जगह तो दिल को हिला देती है। बोलू पत्थर अब नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आवाज गूंजी। इस घाटी में तुम्हारे दिल की हर भावना असली बनकर तुम्हारे सामने खड़ी होगी। सच्चा करुणा वही है जो अपनी भावनाओं को समझे, न कि उनसे भागे। पहली परीक्षा, क्रोध का तूफान। जैसे ही तीनों घाटी में घुसे, हवा तेज चलने लगी। सामने अचानक प्रकट हुआ एक बड़ा लाल तूफान, और उससे निकला एक बड़ा खरगोश, वही वीरू, लेकिन आंखें गुस्से से जल रही थीं। उसने गरज कर कहा, तूने जब तेरे दोस्त हारे थे, तब उन्हें डांटा क्यों नहीं? तू डरपोक है, सब कुछ अकेले करता है। वीरू कांप गया। उसे अपनी पुरानी बातें याद आ गईं, जब उसने मिन्नी की गलती पर कुछ नहीं कहा था और खुद ही सब संभाल लिया। मिन्नी बोली, वीरू, ये गुस्सा तेरा ही हिस्सा है, इससे डर मत। वीरू ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैं गुस्सा करता हूँ, पर अब मैं समझता हूँ कि गुस्से से रिश्ते टूटते हैं। मैं अपने गुस्से को दोस्त बनाना चाहता हूँ, दुश्मन नहीं। क्रोध का तूफान गायब हो गया और रास्ता खुल गया। दूसरी परीक्षा, ईर्ष्या की बर्फ। आगे बढ़े तो सामने एक नीली बर्फीली जगह आ गई। वहां वीरू ने देखा, चिंकू के सिर पर ताज है, मिन्नी के पंख सुनहरे हैं, और सब लोग उन्हें सराह रहे हैं। कोई वीरू की तरफ नहीं देख रहा। एक आवाज आई, लगता है तू पीछे रह गया, अब तू सबसे छोटा बन गया। वीरू के दिल में चुभन हुई, थोड़ा जलन भी। पर उसने मिन्नी और चिंकू को देखा, वो दोनों तो उसकी खुशी में खुश रहते थे। उसने बर्फीली जमीन पर मुक्का मारा और कहा, ईर्ष्या मुझे बांट सकती है, पर मैं अपनापन चुनता हूँ। मेरे दोस्त आगे बढ़े, ये मेरी ताकत है। बर्फ पिघलने लगी और आगे का रास्ता खुला। तीसरी परीक्षा, दुख का तालाब। अब वे एक शांत नीले तालाब के पास पहुंचे। वहां वीरू ने देखा, वह फिर से अकेला है, चिंकू और मिन्नी नहीं है। सब कुछ उदास है, कोई उसे याद नहीं करता। तालाब में उसका अक्स बोला, तू अकेला है, कोई नहीं तुझे समझता। वीरू ने आंखें बंद की और याद किया, जब वह छोटा था और पहली बार अकेले खेला करता था, जब माँ बीमार थी और वो खुद को छोटा महसूस करता था। मिन्नी की आवाज जैसे मन में गूंजी, तू अकेला नहीं है वीरू, हम हमेशा हैं, तू बस पुकार तो। वीरू ने मुस्कुराकर कहा, दुख सच्चा है, पर मैं उसमें खो नहीं सकता। मैं अपने डर को समझूंगा और उससे सीखूंगा। तालाब से सुनहरी रोशनी निकली और एक चमकदार करुणा की मोहर उसके सामने तैरने लगी। वीरू ने हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने मोहर को छुआ, घाटी का रंग बदल गया। हर पेड़ में पत्ते आ गए, फूल खिल उठे और भावराज प्रकट हुआ, अब शांत और मुस्कुराता हुआ। भावराज की स्वीकृति। भावराज बोला, तुमने खुद को समझा, गुस्से, ईर्ष्या और दुख को अपनाया, न कि उनसे भागे। यही सच्ची करुणा है। चिंकू बोला, अब हमारे पास 3 शक्तियां हैं। अब क्या? बोलू पत्थर फिर से प्रकट हुआ, इस बार एक चमकती सीढ़ी पर। शाबाश वीरू, अब अगली मंजिल है सपनों का किला, जहां छुपी है अगली शक्ति, आशा का दीप। लेकिन वहां तुम्हें लड़ना होगा सपना भक्षक से, जो लोगों के सपनों को निगल जाता है। वीरू मुस्कराया, मैं तैयार हूँ, क्योंकि अब मेरे पास करुणा है और करुणा से बड़ी ताकत कोई नहीं।
भाग 6 सपना किला और आशा की जंग। पिछली बात, वीरू, चिंकू और मिन्नी ने भावनाओं की घाटी में अपने दिल के डरों, गुस्से, ईर्ष्या और दुख को पार करके करुणा की मोहर हासिल की। अब 3 जादुई शक्तियां उनके पास थीं। अगली मंजिल थी सपना किला, जहां छुपा था आशा का दीप। लेकिन रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि वहां रहता था एक भयानक प्राणी, सपना भक्षक, जो लोगों के सपनों को निगल जाता था। सपना किले की ओर। आसमान में तारे झिलमिलाने लगे। एक सुनहरी सीढ़ी आकाश तक जाती थी। वीरू बोला, तैयार हो दोस्तों? मिन्नी मुस्कराई, हमारे साथ है विश्वास। चिंकू हंसा, और करुणा की शक्ति भी। वे तीनों सीढ़ी पर चढ़ते गए और एक रहस्यमय तैरते हुए द्वीप पर पहुंचे। वहां एक नीला जादुई महल था, हवा में तैरता हुआ, जो बादलों से बना लगता था। सपना किले के अंदर। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, पूरा किला बदलने लगा। जगह जगह अजीब सपनों की दुनिया थी। उड़ते हुए हाथी, चलते हुए पंखे, गायब होते दरवाजे और बोलती हुई दीवारें। चिंकू बोला, ये तो जैसे मेरे बचपन के सपने हैं। वीरू ने देखा, एक कमरा था जिसमें वह उड़ रहा था। एक और में वह राजा बना बैठा था। लेकिन तभी सब कुछ धुंधला होने लगा और एक गहराई से आवाज आई, तुम्हारे सारे सपने मेरे हैं, मैं उन्हें निगल जाऊंगा। सपना भक्षक का प्रकट होना। आसमान में गाढ़े धुएं से बना विशाल राक्षस उभरा, आंखें जलती हुई, मुंह से निकलती नीली आग, और उसके चारों ओर बंधे थे सपनों के तारे। वह बोला, मैं सपना भक्षक हूँ। डर, निराशा और हार मेरी ताकत है। आशा? हाँ, वह बस एक भ्रम है। वीरू ने जवाब दिया, पर आशा ही तो हमें चलने की ताकत देती है, चाहे राह कैसी भी हो। सपना भक्षक गरजा और तीनों को एक एक कर अपने भीतर खींचने लगा। पहली चुनौती, वीरू का टूटा सपना। वीरू अचानक खुद को अकेले एक बर्फीले जंगल में पाता है, जहां वह बार बार दौड़ता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं मिलता। यह उसका सबसे पुराना सपना था, उड़ने का। लेकिन हर बार गिर जाता। एक आवाज आई, तू कभी उड़ नहीं पाएगा, तेरे सपने अधूरे ही रहेंगे। वीरू थम गया, आंखें बंद की, फिर हाथ बढ़ाया और कहा, मैं जानता हूं कि सारे सपने पूरे नहीं होते, पर मैं सपना देखना नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि सपना है तो मंजिल भी होगी। एक चमक उठा और वो बाहर आ गया। दूसरी चुनौती, मिन्नी की डरावनी कल्पना। मिन्नी को दिखा, वह फिर से पिंजरे में है। उसके पंख टूट गए हैं, वह गा नहीं पा रही। सपना भक्षक फुसफुसाया, तू आजाद नहीं रहेगी, तू फिर से कैद होगी। मिन्नी ने रोते हुए कहा, नहीं, मैं उड़ने के लिए बनी हूं, मैं सपनों की रखवाली करूंगी। उसकी आवाज से एक सुनहरी तरंग निकली और पिंजरा टूट गया। तीसरी चुनौती, चिंकू की हार। चिंकू को दिखा कि वह किसी भी पहेली को नहीं सुलझा पा रहा, सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वह गिर गया, उसकी आंखों में आंसू थे। पर वीरू की आवाज आई, तू हार सकता है, पर सीखता भी है। असली जीत वही है जो हर बार फिर से उठे। चिंकू उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं फिर से कोशिश करूंगा। आशा का दीप। तीनों एक साथ सपना भक्षक के सामने खड़े हुए। उन्होंने अपने भीतर की शक्ति जगाई, करुणा, हिम्मत और विश्वास। वीरू ने कहा, तू सपनों को खा सकता है, लेकिन आशा को नहीं, क्योंकि आशा जलती है अंधेरे में। उन्होंने एक साथ हाथ फैलाए और उनके दिल से निकली रोशनी ने मिलकर बना दिया आशा का दीप। दीप की रोशनी से सपना भक्षक चिल्लाया, नहीं, ये रोशनी मुझे मिटा देगी। वह धुएं में बदल गया और उड़ गया। सपना किला चमक उठा। हवा में उड़ते तारों से बंधे सपने अब आजाद हो गए। हर सपना अब एक दीप की तरह टिमटिमा रहा था। बोलू पत्थर का संदेश। बोलू पत्थर फिर प्रकट हुआ,
और बोला, तुमने चौथी शक्ति हासिल की, आशा का दीप। अब समय आ गया है अंतिम शक्ति की खोज का, जो छिपी है समय की गुफा में। वहां समय खुद तुम्हें परखेगा, तुम्हारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को। वहां तुम्हें लड़ना होगा खुद से। भाग 7, समय की गुफा और आत्म परछाई की लड़ाई। पिछली कहानी। सपना किले में वीरू, चिंकू और मिन्नी ने सपना भक्षक को हराकर पाया आशा का दीप, चौथी शक्ति। अब उनके पास थी 1 सत्य की घंटी, 2 करुणा की मोहर, 3 उड़ान की पंखुड़ी, 4 आशा का दीप। अब उन्हें अंतिम शक्ति की ओर बढ़ना था, समय की चाबी जो छिपी थी समय की गुफा में। मगर समय की परीक्षा आसान नहीं थी। वहां उन्हें अपना अतीत, वर्तमान और भविष्य देखने को मिलेगा, और सबसे कठिन होगी लड़ाई अपनी ही परछाई से। समय की गुफा का प्रवेश। बोलू पत्थर ने रास्ता दिखाया। एक विशाल पहाड़ के नीचे बनी थी काली गुफा, जिसके ऊपर एक प्राचीन घड़ी उल्टी दिशा में चल रही थी। गुफा का द्वार खुद बोल पड़ा, जो समय को जाने वही स्वयं को पहचाने। वीरू ने दीप जलाया और तीनों ने प्रवेश किया। समय की पहली परत, अतीत। पहली परत में सब कुछ नीला धुंधला था। यहाँ वीरू को अपने बचपन के दृश्य दिखे, जब वह अकेला खेलता था, डरपोक होता था और बाकी जानवर उसका मजाक उड़ाते थे। एक छोटी आवाज आई, वही वीरू की खुद की, बचपन वाली। तू कमजोर है, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, तू अकेला है। वीरू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ मैं तब कमजोर था, पर वही तो मेरी शुरुआत थी। आज जो हूँ उसी से बना हूँ। धुंध हट गई और गुफा की दीवारों पर चमक फैल गई। दूसरी परत, वर्तमान। यहाँ वीरू ने खुद को देखा, डर और दुविधा में घिरा हुआ, सोचते हुए कि क्या वह सही कर रहा है, क्या वह सचमुच दूसरों की मदद कर पा रहा है। एक परछाई उभरी और बोली, तू सिर्फ बहादुर बनने का नाटक कर रहा है। सच्चाई में तू खुद नहीं जानता कि क्या कर रहा है। वीरू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सच है मैं सब नहीं जानता, पर मैं हर दिन सीख रहा हूँ, हर गलती से। यही है मेरा आज। वर्तमान की परछाई पीछे हट गई, रोशनी फैल गई। तीसरी परत, भविष्य। यहाँ सब कुछ ठहरा हुआ लग रहा था। वीरू ने देखा, एक वीरू अंधेरे में बैठा है, अकेला। फिर एक और वीरू राजा बना हुआ, अकेले सिंहासन पर। फिर एक जो गुफा में बंद है। तीनों भविष्यों ने पूछा, तू किसे चुनेगा? वीरू ने कहा, मैं कोई एक भविष्य नहीं चुन सकता। मेरा भविष्य मेरे कर्म तय करेंगे। मैं हर दिन कोशिश करूंगा अच्छा बनने की, बाकी समय जाने। घड़ी की सुई सीधी हो गई और प्रकाश फूट पड़ा। आत्म परछाई की लड़ाई। अब सामने आया सबसे कठिन द्वार। वहां वीरू खड़ा था, लेकिन कुछ अजीब था। उसके सामने आया एक और वीरू, जो गहरे काले रंग का था, आंखें लाल और आवाज भारी। मैं हूं। तू, वो तू जिसे तू छिपाता है। तेरा डर, घमंड, गुस्सा और थकान। मैं वो सब हूं जिससे तू भागता है। यह था आत्म परछाई वीरू। उसने हमला किया, अंधेरा फैलाया, दीप बुझा दिया। वीरू गिरा और दर्द से कराहा। मिन्नी और चिंकू मदद के लिए दौड़े, लेकिन गुफा ने उन्हें रोक दिया। वीरू चिल्लाया, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। तुम मेरी कमजोरी हो, लेकिन तुम ही मेरी ताकत भी। मैं खुद को अपनाता हूँ। उसने आत्म परछाई को गले लगाया। काली छाया हल्की हुई और एक नीली रोशनी में बदल गई। परछाई बोली, अब तू पूर्ण है। तू खुद को पहचान गया है। यही है अंतिम चाबी, समय की चाबी। गुफा के बीचों बीच एक स्वर्ण चमकती हुई घड़ी की चाबी प्रकट हुई। बोलू पत्थर फिर प्रकट हुआ और बोला, तुम पांचों शक्तियों के मालिक बन चुके हो।
अब समय है अंतिम द्वार खोलने का, वह द्वार जो सभी लोगों को जोड़ता है, जो छिपा है अग्नि झील के भीतर। वहां तुम जानोगे तुम्हारे सफर का असली मकसद। अंत की ओर। वीरू ने साथियों की ओर देखा और मुस्कराया। चलो, आखिरी दरवाजे की ओर। भाग 8, अग्नि झील और अंतिम रहस्य की कुंजी। पिछली कहानी। वीरू, चिंकू और मिन्नी ने समय की गुफा में अपनी आत्म परछाई से लड़ाई जीतकर हासिल की थी समय की चाबी। अब वे आगे बढ़ रहे थे अग्नि झील की ओर, अंतिम द्वार, जहां छिपा था वीरू के जन्म और उसकी असली ताकत का रहस्य। अग्नि झील का रहस्य। तीनों जंगल के सबसे गर्म और रहस्यमय हिस्से में पहुंचे। चारों ओर लावा बह रहा था, आग की लपटें ऊंची हो रही थीं। बीच में थी एक विशाल झील, जिसके पानी के बजाय उसमें जलती हुई आग थी। चिंकू ने हंसते हुए कहा, यह तो किसी सपने से भी ज्यादा खतरनाक लगती है। मिन्नी ने दीप जलाया और बोला, हमें इस आग को पार करना होगा। अग्नि झील का द्वार। झील के बीच एक द्वार था, जो केवल समय की चाबी से ही खुल सकता था। वीरू ने चाबी निकाली और उसे घड़ी के तंत्र में डाला। घंटों की सुई घूमने लगी और द्वार खुल गया। द्वार के पीछे थी एक चमकीली गुफा, जो अजीब तरह से गर्मी और ठंडक दोनों महसूस करा रही थी। रहस्यमय ज्ञानी की भेंट। गुफा के अंदर एक बूढ़े ज्ञानी ने उनका स्वागत किया। वीरू, मैं हूँ कालरक्षक, समय और अग्नि का संरक्षक। तुम्हें अंतिम परीक्षा के लिए यहाँ बुलाया गया है। वीरू ने पूछा, मेरी अंतिम परीक्षा क्या है? कालरक्षक ने कहा, तुम्हें अपने जन्म का सच जानना होगा, अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचानना होगा, और उसे अपने हित में कैसे लगाना है, यह सीखना होगा। वीरू का जन्म रहस्य। कालरक्षक ने गुफा की दीवार पर एक कहानी दिखाई। तुम एक साधारण खरगोश नहीं हो, वीरू। तुम जन्म से अग्नि का वारिस हो। जब जंगल में सबसे बड़ा अंधेरा आया था, तब तुम्हारे पूर्वज ने अग्नि की शक्ति को अपने दिल में समाहित किया। वह शक्ति अब तुम्हारे रक्त में है। लेकिन वह शक्ति तभी जागेगी जब तुम अपने डर, गुस्से और गलतफहमियों से ऊपर उठो। अग्नि की परीक्षा। कालरक्षक ने कहा, अब तुम्हें अग्नि की परीक्षा देनी होगी, अपने अंदर की अग्नि को सही दिशा देना। तीनों बाहर निकले और अग्नि झील के किनारे पहुंचे। वहां से एक भयंकर आग का राक्षस निकला, अग्निदानव, जो उनकी ताकत चुराना चाहता था। अंतिम लड़ाई। वीरू ने अपनी सभी शक्तियां एक साथ इस्तेमाल की। सत्य की घंटी से झूठ और भ्रम मिटाए। करुणा की मोहर से अपना और साथियों का हृदय मजबूत किया। उड़ान की पंखुड़ी से तेजी से बचाव किया। आशा के दीप से अंधकार को दूर भगाया। समय की चाबी से अपने अनुभव को सशक्त बनाया। अंत में उसने कहा, मेरी अंदर की अग्नि सिर्फ जलाने नहीं, बल्कि रोशन करने वाली है। उसकी आत्मा से निकली आग ने अग्निदानव को घेर लिया और वह राख में बदल गया। नया सूरज उगा। अग्नि झील के ऊपर सूरज निकला, चमकीला और तेज। कालरक्षक बोला, वीरू, तुमने अपने जन्म का सच जाना और अपनी असली ताकत पहचानी। अब तुम सचमुच जादुई दुनिया के रक्षक हो। तुम्हारा सफर यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि यहाँ से नया आरंभ होता है। आगे की कहानी। वीरू, चिंकू और मिन्नी ने समझा कि यह तो केवल शुरुआत है। अब उन्हें अपनी दुनिया को बचाने के लिए अंधकार के सिपाहियों से लड़ना होगा, जो जादुई दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। भाग 9, अंधकार के सिपाही और रक्षक की जंग। पिछली कहानी। वीरू, चिंकू और मिन्नी ने अग्नि झील की परीक्षा पूरी कर ली और वीरू को अपनी जन्म की अग्नि शक्ति का पता चला। अब वे तैयार थे जादुई दुनिया के असली दुश्मन अंधकार के सिपाहियों से लड़ने के लिए। अंधकार का कब्जा बढ़ता है। जादुई दुनिया के दूर दूर तक फैल रहे थे अंधकार के सिपाही। जंगल के पेड़ मुरझा रहे थे, नदियां सूख रही थीं, और जानवर डर के मारे छिप गए थे।
अंधकार के सरदार, एक भयावह साया जिसे लोग काल राक्षस कहते थे, अपने काले किले से ताकत बटोर रहा था। वीरू की रणनीति। वीरू ने कहा, हमें एक साथ मिलकर लड़ना होगा। अकेला कोई भी हमसे बड़ा नहीं। चिंकू और मिन्नी ने सहमति जताई। उन्होंने गांव के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और प्रशिक्षण शुरू किया। पहली भिंत। अंधकार के सिपाहियों ने जंगल पर हमला किया। वीरू ने अपनी सत्य की घंटी बजाई, जिससे सिपाही भ्रमित हो गए। मिन्नी ने उड़ान की पंखुड़ी का इस्तेमाल करके तेजी से सूचना पहुंचाई। चिंकू ने करुणा की मोहर से सभी का हौसला बढ़ाया। जादुई शक्ति का मेल। तीनों ने मिलकर आशा के दीप और समय की चाबी की मदद से सिपाहियों को पीछे धकेला। वीरू ने अपनी अग्नि शक्ति का विस्फोट किया, जिससे अंधकार कम हुआ। काल राक्षस का सामना। अंत में काल राक्षस खुद सामने आया। वह विशाल छाया जैसा प्राणी था जो सब कुछ निगल सकता था। वीरू ने शांति से कहा, तुम्हारा अंधकार हमारे अंदर नहीं, बाहर है। हमारी रोशनी तुम्हें परास्त करेगी। काल राक्षस ने जोरदार हमला किया, लेकिन वीरू ने अपनी सारी शक्तियां मिलाकर एक शक्तिशाली जादू का घेरे बनाया। जीत और नई उम्मीद। काल राक्षस को हराकर वीरू और उसके दोस्त जंगल को फिर से हरा भरा बना पाए। सारे जानवर खुशी से झूम उठे। वीरू ने कहा, हम सबकी ताकत एकता में है। अंधकार चाहे कितना भी बड़ा हो, रोशनी उसे हराती है। आगे की कहानी। अब वीरू और उसके साथी नए दुश्मनों का सामना करेंगे। रहस्यमय जादूगरों की गिल्ड जो जादू की दुनिया में अराजकता फैलाना चाहते हैं। भाग 10। रहस्यमय जादूगरों की गिल्ड और नई चुनौती। पिछली कहानी। वीरू, चिंकू और मिन्नी ने अंधकार के सिपाहियों को हराकर जंगल में शांति लौटाई थी। लेकिन अब जादू की दुनिया में एक नई खतरा उभर रहा था। रहस्यमय जादूगरों की गिल्ड जो अपनी शक्तियों से अराजकता फैलाना चाहते थे। गिल्ड की चुनौती। गिल्ड के सदस्य शक्तिशाली और चालाक थे। उनका नेतृत्व करता था एक जादूगर जिसका नाम था धुंधराज। धुंधराज का मकसद था जंगल के जादू को अपनी मर्जी से नियंत्रित करना और सारे जीवों को अपने अधीन करना। वीरू की तैयारी। वीरू ने कहा, हमें फिर से अपनी ताकतों को जोड़ना होगा। गिल्ड से लड़ना आसान नहीं होगा। चिंकू ने सुझाव दिया, हमें अपनी पुरानी शक्तियों को और मजबूत बनाना होगा और नए जादू सीखने होंगे। मिन्नी ने कहा, मैं भी अपनी तेज उड़ान और बुद्धि से तुम्हारी मदद करूंगा। गिल्ड के जादू का पहला प्रहार। धुंधराज ने एक शक्तिशाली तूफान भेजा, जिसने जंगल के पेड़ तोड़ दिए और नदियां उबलने लगीं। गिल्ड के जादूगर जंगल के जानवरों को भ्रमित कर रहे थे। वीरू और साथियों की लड़ाई। वीरू ने सत्य की घंटी बजाकर भ्रम मिटाया। मिन्नी ने अपनी उड़ान की पंखुड़ी से तेजी से गिल्ड के जादूगरों का पीछा किया। चिंकू ने करुणा की मोहर से सभी का हौसला बढ़ाया। गुप्त योजना। तीनों ने मिलकर गिल्ड के जादूगरों की कमजोरी खोजी। उनकी शक्ति जुड़ी थी एक रहस्यमय जादुई पुस्तक से जो उनके जादू को नियंत्रित करती थी। वीरू ने कहा, हमें वह पुस्तक ढूंढनी होगी और उसे नष्ट करना होगा। अंतिम मुकाबला। वे जादुई पुस्तक के ठिकाने गए, जहां धुंधराज और गिल्ड के बाकी जादूगर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वीरू ने अपनी अग्नि शक्ति और दोस्तों की मदद से बहादुरी से लड़ाई लड़ी। धुंधराज ने जबरदस्त जादू किया, लेकिन वीरू ने अपनी आशा के दीप की रोशनी से उसकी चालाकी को परास्त किया। विजय और नई शुरुआत। गिल्ड की जादुई पुस्तक नष्ट हो गई और सभी जादूगरों की ताकत खत्म हो गई। जादू की दुनिया में फिर से शांति लौट आई। वीरू ने कहा, हमने मिलकर दिखा दिया कि दोस्ती, हिम्मत और एकता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। आगे की कहानी। वीरू और उसके साथी अब जादू की दुनिया के रक्षक बन गए हैं। लेकिन उनकी अगली चुनौती होगी समुद्रलोक का रहस्य, जहां छिपा है एक प्राचीन खजाना और नई शक्तियां।
भाग 11 समुद्रलोक का रहस्य और प्राचीन खजाना। पिछली कहानी। वीरू, चिंकू और मिन्नी ने रहस्यमय जादूगरों की गिल्ड को हराकर जादू की दुनिया में शांति स्थापित की थी। अब उनकी नई यात्रा थी समुद्रलोक की गहराइयों में छिपे प्राचीन खजाने और रहस्यों को खोजने की। समुद्रलोक की ओर प्रस्थान। तीनों ने तैयारियां की और समुद्रलोक की तरफ बढ़े, एक ऐसा स्थान जहां पानी के नीचे जादू और रहस्य दोनों मौजूद थे। वे जानते थे कि वहां कई खतरनाक जीव और मुश्किलें उनका इंतजार कर रही हैं। पानी के नीचे की दुनिया। समुद्रलोक पानी के अंदर एक चमकीला, जादुई नगर था। वहां के जीव जैसे जलपरियां, जलजीव और मछली राजाओं की सेना वीरू और दोस्तों का स्वागत करने को तैयार थे, लेकिन वे सतर्क भी थे। प्राचीन खजाने की खोज। स्थानीय जलपरियां बताईं कि प्राचीन खजाना एक रहस्यमय नीले मोती में बंद है, जो समुद्रलोक की शक्ति का स्रोत है। लेकिन यह मोती एक विशाल जलराक्षस के पास सुरक्षित रखा गया था। जलराक्षस का सामना। वीरू और साथी जलराक्षस के महल पहुंचे। जलराक्षस विशाल और भयंकर था, जिसकी पूंछ से समुद्र में तूफान उठता था। वीरू ने अपनी अग्नि शक्ति और दोस्तों की मदद से उसे हराने की योजना बनाई। अग्नि और पानी की ताकत। वीरू ने अग्नि की लपटें जलराक्षस के पानी के प्रहारों के बीच चमकाईं, जबकि मिन्नी ने तेज उड़ान से उसकी ध्यान भटकाई। चिंकू ने करुणा की मोहर से जलप्रियों को हिम्मत दी। अंत में वीरू ने अपने अंदर की अग्नि और समुद्रलोक की ठंडक को संतुलित किया और जलराक्षस को शांत कर दिया। नीले मोती का रहस्य। जलराक्षस ने माना कि वीरू का दिल सच्चा और बहादुर है। उसने नीला मोती उन्हें सौंप दिया। मोती ने सबको जादुई शक्ति दी और समुद्रलोक फिर से चमक उठा। नई दोस्ती और मिशन। वीरू, चिंकू और मिन्नी अब समुद्रलोक के रक्षक बन गए। उन्होंने वादा किया कि वे इस दुनिया की रक्षा हर खतरे से करेंगे। आगे की कहानी। अब अगला अध्याय होगा जंगल और समुद्र का मिलन, जहां वीरू को दो दुनिया की शक्तियों को जोड़कर एक महान चुनौती से लड़ना होगा। भाग 12 जंगल और समुद्र का मिलन, दो दुनिया की ताकतें। पिछली कहानी। वीरू, चिंकू और मिन्नी ने समुद्रलोक के रहस्यों को जान लिया और प्राचीन नीले मोती को प्राप्त कर लिया। अब उन्हें दो अलग अलग दुनियाओं, जंगल और समुद्र की शक्तियों को मिलाकर एक बड़ी चुनौती का सामना करना था। दो दुनियाओं का मेल। जंगल में अंधकार के सिपाही फिर से सक्रिय हो रहे थे और समुद्रलोक में भी एक अजीब सी हलचल थी। वीरू ने महसूस किया कि अब दोनों दुनिया आपस में जुड़ गई हैं और उनकी ताकतें भी जुड़नी होंगी। मित्रता की नई मिसाल। वीरू ने जंगल के जानवरों और समुद्रलोक के जीवों के बीच दोस्ती बढ़ाने का फैसला किया। उसने एक बड़ा उत्सव रखा, जिसमें दोनों दुनिया के सभी जीव शामिल हुए। इस मिलन से उनकी शक्तियां और भी बढ़ गईं। नई दुश्मन की एंट्री। इस बीच एक नई शक्तिशाली ताकत उभर रही थी, कालछाया, जो दोनों दुनियाओं के जादू को निगलकर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। कालछाया के सिपाही जंगल और समुद्र दोनों जगह आतंक फैला रहे थे। वीरू की नई योजना। वीरू ने कहा, अब हमें अपनी पुरानी शक्तियों को जोड़कर कालछाया को हराना होगा। जंगल और समुद्र दोनों की ताकतें हमारी हैं। चिंकू और मिन्नी ने भी अपनी पूरी शक्ति जुटा ली। वे कालछाया के सिपाहियों के खिलाफ एक नई सेना तैयार करने लगे। महायुद्ध की शुरुआत। कालछाया ने हमला किया, लेकिन वीरू और उसकी सेना ने मिलकर उसका सामना किया। जादू के जल प्रहार और जंगल की अग्नि लपटों का संगम हुआ। दोनों तरफ की ताकतें टकराईं। अंत में विजेता कौन? वीरू ने अपनी सारी शक्तियां एकत्रित कर कालछाया पर अंतिम प्रहार किया। उसका मिलाजुला जादू कालछाया को कमजोर कर गया और अंततः उसे परास्त कर दिया। शांति की वापसी। कालछाया के हारने से जंगल और समुद्र दोनों जगह फिर से शांति और खुशहाली आई। दोनों दुनिया के जीवों ने मिलकर नई दोस्ती और समझदारी की नींव रखी। आगे की कहानी।
वीरू अब एक महान रक्षक बन चुका है, लेकिन उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई। अगली बार वह स्वप्नलोक की सच्चाई में जाएगा, जहां सपनों और हकीकत के बीच की जंग होगी। भाग 13 स्वप्नलोक की सच्चाई, सपनों और हकीकत की जंग। पिछली कहानी। वीरू ने जंगल और समुद्र की ताकतों को मिलाकर कालछाया को हराया था और दोनों दुनिया में शांति बहाल की थी। अब उसकी नई चुनौती थी स्वप्नलोक की रहस्यमय दुनिया में जाना, जहां सपनों और हकीकत के बीच जंग हो रही थी। स्वप्नलोक की दुनिया। स्वप्नलोक एक ऐसा स्थान था जहां सब कुछ सपनों जैसा दिखता था। वहां की हवाएं चमकती, पेड़ बातें करते और आसमान रंग बिरंगे सितारों से भरा होता था। लेकिन इस सुंदरता के पीछे छिपा था एक बड़ा खतरा, सपनों और हकीकत का संघर्ष। स्वप्नलोक के दो हिस्से थे, एक तरफ सपनों की दुनिया जहां सब कुछ खुशहाल था, और दूसरी तरफ हकीकत की कड़वाहट जो धीरे धीरे सपनों को निगल रही थी। इस संघर्ष में कई जीव फंसे हुए थे, कुछ सपनों में खो गए थे, तो कुछ हकीकत की कठोरता से जूझ रहे थे। वीरू का मिशन। वीरू को स्वप्नलोक की इस जंग को खत्म करना था। उसने कहा, हमें दोनों की समझ बनानी होगी, सपनों को हकीकत से जोड़ना होगा ताकि संतुलन कायम हो सके। मित्र स्वप्नप्री। स्वप्नलोक की राजकुमारी स्वप्नप्री वीरू की मदद के लिए आई। उसने बताया कि संतुलन बिगड़ने से स्वप्नलोक खतरे में है और इसे बचाने के लिए वीरू को 3 जादुई पत्थर ढूंढने होंगे। सपनों का नीलम, हकीकत का माणिक और संतुलन का पुखराज। तीनों पत्थरों की खोज। वीरू, चिंकू और मिन्नी ने मिलकर पत्थरों की खोज शुरू की। सपनों के नीलम के लिए उन्हें सपनों की गुफा पार करनी पड़ी, हकीकत के माणिक के लिए कठोर पहाड़ चढ़ना पड़ा, और संतुलन के पुखराज के लिए उन्होंने बीच के मध्यम मार्ग से गुजरना पड़ा। कठिनाइयों का सामना। हर जगह उन्होंने अलग अलग चुनौतियां झेली, सपनों की गुफा में भ्रम, पहाड़ पर ठंडी हवा और भूख, और बीच के रास्ते पर छुपे जाल। लेकिन वीरू और उसके दोस्तों ने अपने साहस, दोस्ती और बुद्धि से हर मुश्किल को पार किया। पत्थरों का मिलन और संतुलन। तीनों जादुई पत्थरों को मिलाकर वीरू ने स्वप्नलोक में संतुलन कायम किया। सपनों और हकीकत दोनों की शक्ति अब एक साथ सुरक्षित थी। स्वप्नलोक की नई सुबह। स्वप्नलोक में फिर से खुशहाली आई, और वहां के सारे जीवों ने वीरू और उसके साथियों का धन्यवाद किया। आगे की कहानी। वीरू की अगली यात्रा होगी समय के रहस्यों का द्वीप, जहां उसे समय की ताकत से जुड़ी कई पहेलियां हल करनी होंगी। भाग 14 समय के रहस्यों का द्वीप, घड़ी की जादुई पहेलियां। पिछली कहानी। वीरू ने स्वप्नलोक में सपनों और हकीकत का संतुलन स्थापित किया था। अब उसकी अगली चुनौती थी समय के रहस्यों को समझना और घड़ी के जादुई द्वीप की पहेलियां हल करना। समय का द्वीप। समय का द्वीप एक रहस्यमय जगह थी जहां हर चीज समय के नियमों के अनुसार चलती थी। वहां के पेड़, फूल और यहाँ तक कि हवा भी समय के साथ चलते थे। लेकिन द्वीप पर एक प्राचीन जादू ने समय को उल्टा कर दिया था, जिससे सब कुछ उलझन में था। वीरू की नई चुनौती। वीरू को उस जादू को तोड़ना था ताकि समय फिर से सही दिशा में चल सके। लेकिन इसके लिए उसे घड़ी की जादुई पहेलियां हल करनी थीं, जो कि 3 स्तरों पर बटी थीं। अतीत की पहेली, वर्तमान की पहेली और भविष्य की पहेली। 3 पहेलियां। अतीत की पहेली वीरू को अपनी पिछली यात्राओं की यादों का इस्तेमाल कर एक छुपे हुए रास्ते को ढूंढना था। वर्तमान की पहेली एक जादुई जंगल में समय के सही पल पर एक खास फूल को तोड़ना था। भविष्य की पहेली भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाकर सही निर्णय लेना था। यादों का रास्ता। अतीत की पहेली में वीरू ने अपने दोस्तों के साथ बिताए खूबसूरत पलों को याद किया। उन यादों ने उन्हें रास्ता दिखाया और एक छुपे हुए द्वार तक पहुंचाया। जादुई फूल। वर्तमान की पहेली में वीरू ने सही समय का इंतजार किया और जब फूल खिल उठा, उसने उसे बड़े ध्यान से तोड़ा। इससे द्वीप पर बिछे जादू के जाल टूटने लगे।
भविष्य का निर्णय। भविष्य की पहेली में वीरू को अपनी बुद्धि और हिम्मत का इस्तेमाल करना पड़ा। उसने समझदारी से निर्णय लिया और समय की बहाली कर दी। समय का संतुलन वापस। तीनों पहेलियां हल हो गईं और समय की सही धारा बहने लगी। द्वीप पर सब कुछ फिर से सामान्य और सुंदर हो गया। नया अध्याय। वीरू अब और भी मजबूत और समझदार हो गया था। उसने सीखा कि समय की कदर करना और सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। आगे की कहानी। अब वीरू को एक और चुनौती का सामना करना होगा। रहस्यमय जंगल का अंतिम राज, जहां छुपा है एक महान जादू जो पूरी दुनिया को बदल सकता है। भाग 15। रहस्यमय जंगल का अंतिम राज, एक महान जादू की खोज। पिछली कहानी। वीरू ने समय के रहस्यों को समझकर घड़ी के जादुई द्वीप की 3 पहेलियां हल की थीं और समय का संतुलन बहाल किया था। अब उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी रहस्यमय जंगल का अंतिम राज खोलना, एक ऐसा जादू जो पूरी दुनिया को बदल सकता था। रहस्यमय जंगल की ओर। वीरू, चिंकू और मिन्नी ने मिलकर उस जंगल की ओर कदम बढ़ाए जहां कई लोगों ने जाने की हिम्मत नहीं की थी। कहा जाता था कि उस जंगल में छुपा था एक शक्तिशाली जादू जो सही हाथों में आ जाए तो अच्छाई और खुशहाली लाए, लेकिन गलत हाथों में पड़ जाए तो तबाही मचा सकता था। जंगल की पहली परीक्षा। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें अग्नि की दीवार मिली, एक जादुई दीवार जो सिर्फ सच्चे और बहादुर दिल वालों को ही पार करने देती थी। वीरू ने अपने दिल की सच्चाई और साहस दिखाया और दीवार खुद ब खुद खुल गई। जंगल का संरक्षक। जंगल के अंदर उनका सामना हुआ एक विशाल और शक्तिशाली ड्रैगन से, जिसका नाम था अग्निशी। वह जंगल का संरक्षक था और आखिरी जादू की रक्षा करता था। उसने वीरू से कहा, यदि तुम इस जादू के योग्य हो तो मुझे अपनी बुद्धि और दिल की ताकत दिखाओ। जादू की पहेली। ड्रैगन ने वीरू को एक कठिन पहेली दी। मैं समय में हमेशा आगे बढ़ता हूँ पर कभी पीछे नहीं जाता, मैं वह क्या हूँ? वीरू ने तुरंत उत्तर दिया, यह समय है। अग्निशी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिया। अब अंतिम जादू तुम्हारा है। अंतिम जादू का रहस्य। ड्रैगन ने वीरू को एक चमकदार चमकीले पत्थर के बारे में बताया जो सभी दुखों को दूर करने और दुनिया में खुशहाली लाने की शक्ति रखता था। दुनिया की खुशहाली। वीरू ने वह पत्थर जंगल के बाहर निकालकर अपनी दुनिया में खुशहाली और प्रेम फैलाया। उसने सबको सिखाया कि सबसे बड़ा जादू है प्यार, साहस और सच्चाई। विजय और नया आरंभ। वीरू की जादुई यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नए आरंभ की तरह थी। अब वह और उसके दोस्त और भी बड़े सपनों और यात्राओं के लिए तैयार थे। आगे की कहानी। वीरू की अगली यात्रा होगी अंतरिक्ष की अनजान दुनियाएं, जहां उसे नए ग्रहों और रहस्यों का सामना करना होगा। भाग 16। अंतरिक्ष की अनजान दुनियाएं, नक्षत्रों की खोज और नए मित्र। पिछली कहानी। वीरू ने रहस्यमय जंगल का अंतिम राज खोलकर एक शक्तिशाली जादू से दुनिया में खुशहाली फैलाई थी। अब उसकी नई चुनौती थी अंतरिक्ष की अनजान दुनियाओं में जाना और वहां छुपे रहस्यों को समझना। अंतरिक्ष की ओर प्रस्थान। वीरू, चिंकू और मिन्नी ने एक जादुई अंतरिक्ष यान की मदद ली जो उन्हें न केवल पृथ्वी से बाहर ले जाता था बल्कि समय और स्थान के बीच भी सफर कर सकता था। उन्होंने तय किया कि वे नक्षत्रों के बीच घूमेंगे और नए ग्रहों की खोज करेंगे। पहला ग्रह चमकीला नक्षत्र। उनका पहला पड़ाव था एक चमकीले नीले ग्रह पर, जहां सब कुछ चमकता और चमकदार था। वहां की हवा में जादू की खुशबू थी और वहां के जीवों ने वीरू का स्वागत किया। नए मित्र नक्षत्र के बच्चे। वीरू ने वहां कुछ नक्षत्रीय बच्चों से दोस्ती की जो बेहद बुद्धिमान और दयालु थे। उन्होंने वीरू को बताया कि उनके ग्रह पर एक खतरनाक ग्रहण आने वाला है जो पूरे ग्रह की रोशनी को बुझा सकता है। ग्रहण का खतरा और योजना। वीरू और उसके नए मित्रों ने मिलकर ग्रहण के प्रभाव को कम करने की योजना बनाई।
वे जादुई पत्थर इकट्ठा करने निकले जो ग्रह की ऊर्जा को मजबूत कर सके। चुनौती और साहस। इस खोज में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बिजली के तूफान, भारी बारिश और एक रहस्यमय छाया जो उनकी राह रोक रही थी। वीरू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हर बाधा पार की। ऊर्जा के पत्थर। वीरू ने 3 ऊर्जा पत्थर जुटाए, प्रकाश का हीरा, शक्ति का नीलम और सुरक्षा का पुखराज। इन पत्थरों को मिलाकर वे ग्रह को बचाने में सफल हुए। ग्रह की नई सुबह। ग्रहण समाप्त हुआ और चमकीला नक्षत्र फिर से चमक उठा। वहां के सभी जीवों ने वीरू और उसके दोस्तों का धन्यवाद किया। अगली यात्रा की तैयारी। वीरू ने तय किया कि वे आगे भी अंतरिक्ष की और अनजान दुनियाओं की खोज करेंगे, नई कहानियां और दोस्त बनाएंगे। आगे की कहानी। वीरू की अगली मंजिल होगी तारामंडल की परियां और खोया हुआ सितारा, जहां उसे एक खोए हुए सितारे को खोजकर वापस लाना होगा। भाग 17, तारामंडल की परियां और खोया हुआ सितारा। पिछली कहानी। वीरू और उसके दोस्त अंतरिक्ष के चमकीले नक्षत्र पर गए थे और वहां की खुशहाल दुनिया को बचाया था। अब उनकी अगली चुनौती थी तारामंडल की परियों से मिलना और एक खोए हुए सितारे को वापस लाना। तारामंडल की परियों का संसार। तारामंडल एक चमकदार आकाशगंगा थी, जहां छोटी छोटी परियां रहती थीं। वे सितारों की देखभाल करती थीं और आकाश को रोशन रखती थीं। पर इन दिनों एक महत्वपूर्ण सितारा गायब हो गया था, जिससे तारामंडल की चमक कम होने लगी थी। परियों की बैठक। वीरू ने परियों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि वह सितारा दिव्य तारा था, जो तारामंडल की रोशनी का स्रोत था। वह कहीं खो गया है और बिना उसके सारी आकाशगंगा अंधेरे में डूब सकती है। खोज की शुरुआत। वीरू, चिंकू और मिन्नी ने मिलकर दिव्य तारे की खोज शुरू की। उनके पास एक जादुई नक्शा था जो सितारों की दिशा दिखाता था, लेकिन वह जादू कमजोर हो रहा था। तारे के संकेत। नक्शे पर 3 संकेत थे। एक चमकीला मृग, एक चमकीले हिरण की आकृति, 2 झरने की आवाज, 3 चांदनी की छाया। चमकीला मृग का रहस्य। वीरू ने देखा कि जंगल में एक चमकीला मृग दौड़ रहा था। उन्होंने उसका पीछा किया और वह उन्हें एक छुपे हुए गुफा तक ले गया। झरने की आवाज और गुफा। गुफा के अंदर एक झरना था, जिसकी आवाज से नक्शे की चमक बढ़ गई। उन्होंने झरने के पानी से अपनी थकान मिटाई और गुफा के गहरे हिस्से में प्रवेश किया। चांदनी की छाया में तारा। गुफा के अंधेरे में चांदनी की एक नाजुक किरण ने दिव्य तारे की छिपी हुई चमक को उजागर किया। वहां वह सितारा धूल के नीचे छिपा हुआ था। दिव्य तारे की वापसी। वीरू ने सितारे को सुरक्षित बाहर निकाला और परियों को वापस दिया। तारामंडल की चमक फिर से लौट आई और आकाशगंगा जगमगा उठी। खुशी का जश्न। परियों ने वीरू और उसके दोस्तों का धन्यवाद किया और आकाश में एक भव्य प्रकाशोत्सव मनाया। आगे की कहानी। वीरू की अगली यात्रा होगी जादुई समुद्र के रहस्य और मणि की खोज, जहां वे समुद्र के गहरे रहस्यों को समझेंगे। भाग 18, जादुई समुद्र के रहस्य और मणि की खोज। पिछली कहानी। वीरू ने तारामंडल की परियों से दिव्य तारे को खोजकर आकाशगंगा की चमक वापस लाई। अब उनकी अगली चुनौती थी जादुई समुद्र के रहस्यों को खोलना और समुद्र की मणि को खोज निकालना। समुद्र की गहराई में। वीरू, चिंकू और मिन्नी एक चमकदार जहाज पर समुद्र की ओर रवाना हुए। समुद्र के पानी में नीली नीली चमक थी, जैसे पूरा समंदर सितारों से भरा हो। समुद्री जीवों की सभा। समुद्र के राजा जलराजा ने वीरू का स्वागत किया। उसने बताया कि समुद्र की मणि, जो समंदर की शक्ति का स्रोत थी, चोरी हो गई है। बिना मणि के समुद्र कमजोर हो रहा था। मणि की खोज शुरू। वीरू और उसके दोस्त मणि की तलाश में समुद्र के गहरे और रहस्यमयी हिस्सों में गए। रास्ता आसान नहीं था, वहां बड़े समुद्री राक्षस और तेज धाराएं थीं।
समुद्री राक्षस का सामना। वीरू को एक विशाल ऑक्टोपस से लड़ना पड़ा, जिसने मणि को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए छुपा रखा था। वीरू ने अपनी चतुराई और दोस्तों की मदद से राक्षस को हराया। मणि की प्राप्ति। अंत में वीरू ने समुद्र के सबसे गहरे गुफा में जाकर चमकदार मणि को पाया। मणि से समुद्र में फिर से शक्ति और जीवन लौट आया। समुद्र की खुशी। जलराजा ने वीरू को समुद्र की सबसे बड़ी माला दी और सभी समुद्री जीवों ने जश्न मनाया। नई खोज की तैयारी। वीरू ने तय किया कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अगली मंजिल होगी धूप के रेगिस्तान और सूर्य के रहस्य। भाग 19, धूप के रेगिस्तान और सूर्य के रहस्य। पिछली कहानी। वीरू ने जादुई समुद्र की मणि खोजकर समुद्र की शक्ति बहाल की थी। अब उनकी अगली चुनौती थी धूप के रेगिस्तान में जाकर सूर्य के रहस्यों को समझना। रेगिस्तान की तपिश। वीरू, चिंकू और मिन्नी एक सुनहरे रेगिस्तान में पहुंचे, जहां सूरज की तेज रोशनी ने सब कुछ चमका दिया था। रेगिस्तान की रेत पर जादुई निशान बन रहे थे, जो उन्हें रहस्यमयी गुफा तक ले जा रहे थे। सूर्य के देवता से मुलाकात। गुफा के अंदर उन्होंने सूर्य के देवता अग्निराज से मुलाकात की। अग्निराज ने बताया कि सूर्य की शक्ति कमजोर हो रही है, क्योंकि एक काला बादल उसके प्रकाश को छिपा रहा था। काले बादल का खतरा। काले बादल का जादू रेगिस्तान को ठंडा और सूना बना रहा था। अग्निराज ने वीरू से कहा कि वे उस बादल को खत्म करें ताकि सूर्य फिर से पूरी ताकत से चमक सके। तप्त पहाड़ की ओर। वीरू और दोस्तों ने तप्त पहाड़ की ओर रुख किया, जहां से काले बादल का स्रोत निकल रहा था। वहां उन्हें आग की नदियां, गर्म हवाएं और भयंकर तूफान मिले। बादल के रक्षक। पहाड़ पर काले बादल के रक्षक, एक विशाल अजगर, ने वीरू को चुनौती दी। वीरू ने अपनी चालाकी और दोस्तों के साथ मिलकर अजगर को परास्त किया। सूर्य की शक्ति वापस। काले बादल का जादू टूट गया और सूर्य की रोशनी पूरे रेगिस्तान में फैल गई। रेगिस्तान फिर से जीवन से भर गया और अग्निराज ने वीरू को आशीर्वाद दिया। जीत का जश्न। वीरू और उसके दोस्त अपने साहस और बुद्धिमानी से रेगिस्तान के लोगों के लिए खुशहाली लेकर आए। आगे की कहानी। अगली यात्रा होगी चंद्रमा की महोत्सव और जादुई चंद्रकला, जहां वीरू चंद्रमा की रोशनी के रहस्यों को जानेंगे। भाग 20, चंद्रमा की महोत्सव और जादुई चंद्रकला। पिछली कहानी। वीरू ने धूप के रेगिस्तान में सूर्य के रहस्यों को समझा और काले बादल को हराकर वहां की शक्ति बहाल की। अब उनकी अगली यात्रा थी चंद्रमा की महोत्सव में जाना और जादुई चंद्रकला को सीखना। चंद्रमा की महोत्सव की तैयारी। वीरू, चिंकू और मिन्नी चंद्रमा के चमकते नगर चंद्रलोक पहुंचे। वहां चंद्रमा की महोत्सव का आयोजन हो रहा था, जिसमें चांद की परी, कलाकार और जादूगर हिस्सा ले रहे थे। चांद की परी से मुलाकात। वीरू ने चांद की परी चांदनी से मुलाकात की, जो महोत्सव की मुख्य कलाकार थी। उसने बताया कि चंद्रकला एक जादुई कला है, जिससे चंद्रमा की रोशनी को नियंत्रित किया जा सकता है। जादुई चंद्रकला की सीख। चांदनी ने वीरू को चंद्रकला के कुछ रहस्य सिखाए, जैसे चांद की रोशनी से चित्र बनाना, सपनों को सच करना और रात की सुंदरता को बढ़ाना। चंद्रलोक की समस्या। महोत्सव के बीच चंद्रलोक की चमक कम होने लगी। चांद की रोशनी का स्रोत रूपकणिका मणि खो गई थी। बिना उसके चंद्रलोक अंधकार में डूब सकता था। मणि की खोज। वीरू और दोस्तों ने मणि की खोज शुरू की। उन्होंने पाया कि मणि एक रहस्यमय छाया ने चुरा ली थी, जो चंद्रलोक को अपनी काली ताकत से नष्ट करना चाहता था। छाया के साथ संघर्ष। वीरू ने अपनी चतुराई और चंद्रकला की मदद से उस छाया का सामना किया। उन्होंने उसे हराकर रूपकणिका मणि वापस लाई। चंद्रलोक की चमक वापस। मणि वापस आने पर चंद्रलोक फिर से जगमगाने लगा और महोत्सव अपनी पूरी धूमधाम से जारी रहा। वीरू को चांद की परी ने एक जादुई चंद्रकला का हार भेंट किया। जश्न और विदाई।
महसूस करते हुए कि उनकी यात्रा का अगला पड़ाव फिर से पृथ्वी है, वीरू और उसके दोस्तों ने चंद्रलोक को अलविदा कहा। आगे की कहानी। वीरू की अगली मंजिल होगी पृथ्वी की वापसी और नई चुनौती, जहां वह अपने घर वापस लौटेंगे और नई जिम्मेदारियों का सामना करेंगे। भाग 21, पृथ्वी की वापसी और नई चुनौती। पिछली कहानी। वीरू ने चंद्रलोक की चमक लौटाकर चंद्रकला की शक्ति प्राप्त की। अब वह अपनी जादुई यात्रा के बाद पहली बार पृथ्वी लौट रहा था, लेकिन उसका सफर अब भी खत्म नहीं हुआ था। पृथ्वी की वापसी। वीरू, चिंकू और मिन्नी ने तारों से बने रास्ते पर चलकर धरती पर वापसी की। वे अपने पुराने जंगल में पहुंचे जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, पर अब वहां कुछ बदल चुका था। वीरू का जंगल संकट में। जंगल के जानवर डरे हुए थे। वहां एक रहस्यमय घंटा हर रात बजता था, जिससे डरावनी छाया निकलती और सबको डराती। लोग इसे कालघंट कहते थे। वीरू की जांच। वीरू ने तय किया कि वह इस नए संकट का सामना करेगा। उसने देखा कि हर रात एक पुरानी मंदिर से वह घंटा अपने आप बजता है और अंधेरे जीवों की परछाइयां बाहर निकलती हैं। पुराने संत से मुलाकात। वीरू को जंगल के एक बूढ़े साधु घंटानाथ बाबा से मुलाकात हुई, जिन्होंने बताया कि यह घंटा कभी समय के रक्षक द्वारा बजाया जाता था, लेकिन जब वह लुप्त हो गया तो घंटे की शक्ति बेकाबू हो गई। वीरू की अगली जिम्मेदारी। घंटानाथ बाबा ने वीरू को बताया कि अब वह नया समय रक्षक बन सकता है, लेकिन इसके लिए उसे 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी: ज्ञान, सहनशीलता और बलिदान की। पहली परीक्षा, ज्ञान। पहली परीक्षा में वीरू को समय से जुड़े 3 रहस्यों को हल करना पड़ा: अतीत की भूल, वर्तमान का डर और भविष्य की उम्मीद। वीरू ने अपनी समझदारी से सभी पहेलियां सुलझाईं। आगे की राह। अब वीरू को देनी होगी दूसरी परीक्षा, सहनशीलता की। उसे अपने सबसे कठिन अनुभवों से गुजरना होगा, बिना घबराए, बिना पीछे हटे। अंत नहीं, नया आरंभ। धरती पर लौटना वीरू के लिए सिर्फ घर आना नहीं था, अब वह एक नया रक्षक बनने की राह पर है। भाग 22, सहनशीलता की गुफा और अतीत की परछाइयां। पिछली कहानी। धरती पर लौटने के बाद वीरू को पता चला कि उसका जंगल एक रहस्यमय कालघंट के कारण संकट में है। उसे नया समय रक्षक बनने के लिए 3 परीक्षाएं देनी हैं। पहली परीक्षा ज्ञान की, वह पार कर चुका है। अब समय है दूसरी परीक्षा की, सहनशीलता की गुफा में प्रवेश का। सहनशीलता की गुफा। घंटानाथ बाबा ने वीरू को एक सूखी नदी के किनारे स्थित अंधेरी गुफा की ओर भेजा। यह गुफा देखने में छोटी लगती थी, पर भीतर समय और भावनाओं का जाल था। बाबा ने चेताया, यह गुफा तुम्हारे अतीत को जीवित कर देगी। डरना मत, डटे रहना। अतीत की पहली परछाई, असफलता। गुफा में वीरू को पहला दृश्य दिखा, जब वह बच्चा था और पहली बार लंबी छलांग लगाने में गिर गया था। सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन इस बार वीरू मुस्कराया और बोला, वो गिरना जरूरी था, क्योंकि उसी ने मुझे उड़ना सिखाया। दृश्य मिट गया। दूसरी परछाई, अकेलापन। दूसरे दृश्य में वीरू जंगल में अकेला घूम रहा था। उसकी मां नहीं थी और वह बहुत उदास था, पर वीरू ने खुद को ढांढस बंधाया। मैंने अकेले रहना सीखा, पर आज मेरे साथ कितने दोस्त हैं। यह दृश्य भी चकनाचूर हो गया। तीसरी परछाई, धोखा। अब सामने आया उसका सबसे दर्दनाक अतीत, जब उसके एक पुराने दोस्त ने उसे धोखा दिया था। वीरू की आंखें नम हो गईं, पर उसने गहरी सांस ली और कहा, हर दर्द मुझे मजबूत बनाता है। मैं माफ करता हूँ ताकि मैं मुक्त हो सकूं। इस परछाई ने झुककर उसे प्रणाम किया और गायब हो गई। सहनशीलता की परीक्षा पूर्ण। जैसे ही वीरू ने 3 परछाइयों का सामना किया, गुफा में रोशनी फैल गई। पत्थर की दीवार पर लिखा था, जिसने अपने अतीत को गले लगाया,
वही भविष्य को संवार सकता है। वीरू को एक समय रक्षक की अंगूठी मिली, प्रतीक कि उसने सहनशीलता की परीक्षा पास कर ली है। बाहर निकलकर स्वागत। चिंकू और मिन्नी उसका इंतजार कर रहे थे। वीरू की आंखों में अब और भी अधिक आत्मविश्वास और शांति थी। अब केवल एक आखिरी परीक्षा बाकी थी, बलिदान की परीक्षा। भाग 23, बलिदान की परीक्षा और कालघंट का रहस्य। पिछली कहानी। वीरू ने सहनशीलता की परीक्षा पास कर ली। उसने अपने अतीत की परछाइयों का सामना किया और अपने भीतर की पीड़ा को स्वीकार किया। अब वह अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा की ओर बढ़ रहा है, बलिदान की परीक्षा। बलिदान की ओर यात्रा। घंटानाथ बाबा ने वीरू को एक सूखे जंगल की ओर भेजा, जहां एक प्राचीन मंदिर खंडहर में बदल चुका था। वहीं से हर रात कालघंट की भयावह ध्वनि आती थी। बाबा ने कहा, इस घंटे को बंद करने के लिए तुम्हें अपना सबसे प्रिय त्यागना होगा। कालघंट का रहस्य। वीरू मंदिर पहुंचा। वहां उसे एक शिलालेख मिला। घंटा तब तक बजेगा जब तक कोई अपने सुख का सर्वोच्च मूल्य न दे दे। यह आवाज स्वार्थ के विरुद्ध बलिदान की परीक्षा है। वीरू ने सोचा, मेरा सबसे प्रिय क्या है? स्मृतियां और निर्णय। उसे अपनी माँ की आखिरी निशानी, एक छोटी सी लकड़ी की पिटारी याद आई, जिसमें उसकी माँ की आवाज थी। वह बचपन से उसे हर जगह साथ रखता था। वही पिटारी उसे सुलाती, हौसला देती और उसकी माँ की आखिरी याद थी। अब शिलालेख चमक उठा। क्या तुम इसे छोड़ सकते हो? भावुक क्षण। वीरू की आंखें भर आईं। माँ, आपकी याद हमेशा मेरे दिल में है। अगर इस त्याग से जंगल को शांति मिले तो मैं तैयार हूँ। उसने पिटारी को मंदिर के केंद्र में रख दिया। घंटे की आखिरी ध्वनि। घड़ी की सुई जैसे थम गई। घंटा एक बार अंतिम बार बजा, पर अब उसमें डर नहीं, शांति की ध्वनि थी। अंधेरा छंट गया। कालघंट टूट गया। मंदिर में प्रकाश फैल गया। समय रक्षक का अभिषेक। मंदिर के केंद्र में एक चमकती हुई घड़ी की छड़ी, टाइम स्टाफ, प्रकट हुई। घंटानाथ बाबा प्रकट हुए और बोले, अब तू है समय का रक्षक। जिसने ज्ञान, सहनशीलता और बलिदान को समझा, वही समय को सहेज सकता है। वीरू को एक नई पोशाक, घड़ी की छड़ी और एक घड़ी के आकार का चिन्ह दिया गया। जंगल में उत्सव। जंगल में सब जानवर इकट्ठा हुए। वीरू, वीरू, समय रक्षक जिंदाबाद। चारों ओर हर्ष और उल्लास था। कभी डर और अंधेरे में डूबा जंगल अब रोशनी और उम्मीद से भर चुका था। नई शुरुआत। वीरू ने देखा कि उसके सामने एक नया दरवाजा खुल रहा था, एक और जादुई दुनिया का संकेत। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं तैयार हूँ अगली चुनौती के लिए। भाग 24, समयलोक की पुकार और भविष्य की रक्षा। पिछली कहानी। वीरू ने बलिदान की कठिन परीक्षा पास की और कालघंट को हमेशा के लिए शांत कर दिया। उसे मिला समय रक्षक का पद और घड़ी की छड़ी, जो समय की धारा को नियंत्रित कर सकती थी। लेकिन उसका सफर अभी पूरा नहीं हुआ। अब उसे बुलावा आया एक और रहस्यमयी लोक से, समयलोक। समयलोक का प्रवेश। वीरू को अपने पास एक अदृश्य दरवाजा दिखाई दिया, जो हवा में चमक रहा था। जैसे ही उसने घड़ी की छड़ी को हवा में घुमाया, दरवाजा खुल गया और एक रहस्यमयी सीढ़ी नीचे उतरने लगी, जो उसे ले जा रही थी समय के परे। हर सीढ़ी पर कोई पुरानी याद चमक रही थी, उसकी माँ, चिंकू, मिन्नी, उसका संघर्ष, डर और जीत। ये उसकी यात्रा की झलकियां थीं। समयलोक, समय के धागों की नगरी। समयलोक कोई सामान्य स्थान नहीं था। यह एक विशाल स्वर्णिम गुंबद था, जहां हजारों घड़ियां हवा में तैर रही थीं। हर घड़ी किसी एक जीव का समय दिखा रही थी। बीचों बीच एक बहुत बड़ा समयचक्र घूम रहा था। यह पूरी दुनिया का समय समेटे हुए था। एक वृद्ध चमकदार खरगोश वीरू के पास आया।
मैं हूँ कालबोध, समयलोक का रक्षक। अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। समय की दरार। कालबोध ने वीरू को दिखाया कि समय के धागों में एक दरार आ गई है। भविष्य की एक रेखा धुंधली हो गई है। अगर वह दरार न भरी गई तो पूरा समयचक्र टूट सकता है। यह दरार पैदा हुई है किसी के भविष्य में अंधकार आने से। एक ऐसा बच्चा जो हार मान लेगा और कभी अच्छा नहीं बन पाएगा। मिशन एक, भविष्य को बचाओ। वीरू से कहा गया, तुम्हें अतीत में नहीं बल्कि भविष्य में जाना होगा और उस बच्चे को ढूंढना होगा और उसे उम्मीद देना होगी। वीरू ने पूछा, पर वह बच्चा कौन है? कालबोध बोला, यह तुम्हें खुद खोजना होगा, केवल दिल की घड़ी से। उसे दी गई दिल घड़ी एक खास यंत्र जो भावनाओं की गति से चलता है। भविष्य की यात्रा। वीरू ने समयचक्र के केंद्र में अपनी घड़ी की छड़ी घुमाई। तेज रोशनी फैली और वह पहुंच गया एक नए संसार में। एक आधुनिक दुनिया जहां जानवर और इंसान एक साथ रहते थे, लेकिन मशीनों ने सबको उदास और अकेला बना दिया था। वहां उसे मिला एक छोटा खरगोश नीलू जो अकेला था, रोबोटों से डरता था और कहता था, मैं कभी अच्छा नहीं बन सकता, मैं हार गया हूँ। उम्मीद का दीपक। वीरू ने नीलू को अपनी कहानी सुनाई, अपनी हार, डर और फिर वापसी की। अगर मैं डरकर हार मानता तो कभी जंगल न बचा पाता। तुम्हारे भीतर भी उजाला है नीलू। नीलू की आंखें चमकने लगीं। उसकी दिलघड़ी अब चल पड़ी और तभी समयचक्र में टूट रही रेखा वापस जुड़ गई। समयलोक चमक उठा। समय की बहाली। कालबोध ने कहा, वीरू तुमने केवल समय को नहीं बल्कि उम्मीद को बचाया है। अब समयलोक तुम्हारे संरक्षण में है। वीरू को दिया गया समय का मोती जो हर समय के संकट में उसकी मदद करेगा। वापसी। वीरू फिर से अपने जंगल लौटा। चिंकू, मिन्नी और बाकी सब उसे देखकर दौड़ पड़े। वीरू, तुम लौट आए। जंगल में फिर से समय सही चलने लगा है। वीरू मुस्कराया, अब मैं सिर्फ जंगल का नहीं, पूरे समय का रक्षक हूँ। अंत नहीं, नई शुरुआत। आकाश में फिर से एक दरवाजा चमका, पर इस बार वह भावनालोक की ओर इशारा कर रहा था। क्या अगला संकट भावनाओं में उलझे संसार से आने वाला है? भाग 25, भावनालोक और संवेदनाओं का तूफान। अब तक की कहानी। समयलोक की रक्षा के बाद वीरू को समय का मोती और घड़ी की छड़ी प्राप्त हुई। उसने एक खोए हुए भविष्य को बचाया। लेकिन समयचक्र अब एक और खतरे की ओर इशारा कर रहा है। भावनालोक में आई उथल पुथल। वीरू की अगली परीक्षा वहां उसकी प्रतीक्षा कर रही है। भावनालोक का प्रवेश। एक रात वीरू को एक सपना आया। सपने में उसकी माँ, चिंकू, मिन्नी और सब रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, डर रहे थे, पर आवाजें धुंधली थीं। और तभी एक शब्द गूंजा, भावनालोक की मदद करो। वहां तूफान आया है। सुबह होते ही समय का मोती चमका और एक नया द्वार जंगल में खुल गया। वीरू ने हिम्मत बांधी और उसमें प्रवेश कर गया। भावनालोक की अनोखी दुनिया। यह जगह बहुत ही अजीब थी। हर भावना का एक रंग था। नीला दुख का, लाल गुस्से का, हरा सुकून का, गुलाबी प्यार का। यहाँ नदियाँ आंसुओं से बनी थीं, पहाड़ हंसी से गूंजते थे और हवाएं भावनाएं बदल देती थीं। लेकिन अब सब कुछ गड़बड़ था। रंग उलझ गए थे, बादल जोर से गरज रहे थे और हवाएं बेतहाशा घूम रही थीं। भावनाओं का तूफान। वीरू को एक चमकता हुआ पत्थर मिला, भावना पत्थर, जो उसे उसकी अपनी सबसे गहरी भावना दिखाता। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके मन की आवाज आई, तू क्यों डरता है? क्या सच में तू सब संभाल सकता है? कभी कभी तू भी थकता है।
तू भी रोना चाहता है। वीरू की आंखों से आंसू निकल पड़े। हाँ, मैं थकता हूँ, पर रुकता नहीं, क्योंकि अगर मैं भी रुक गया तो बाकी सब भी हार मान लेंगे। तभी उसके आंसू से एक उजला प्रकाश निकला, सच्ची भावना का सार। भावनाओं की रानी संवेदिता। इस प्रकाश से एक सुंदरी प्रकट हुई। संवेदिता, भावनालोक की रानी। वो रो रही थी। मैं अपनी भावनाएं नहीं संभाल पा रही। इस लोक की भावनाएं बहुत उलझ गई हैं। सबकी अंदरूनी दुनिया बिखर रही है। वीरू ने कहा, हर भावना जरूरी होती है, दुख, गुस्सा, प्यार, डर। इन्हें दबाओ मत, स्वीकारो। समाधान सच्ची स्वीकार्यता। वीरू ने समय का मोती और घड़ी की छड़ी से एक चक्र बनाया। स्वीकार चक्र, जिसने पूरे भावनालोक में ऊर्जा फैलाई। अब हर जीव की भावना धीरे धीरे संतुलन में आने लगी। नीला रंग शांत हो गया, लाल रंग ऊर्जा में बदल गया, गुलाबी और हरा फिर से खिल उठे। संतुलन की पुनःस्थापना। संवेदिता मुस्कुराई। वीरू, तुमने हमें हमारी भावनाओं से दोबारा जोड़ दिया है। अब भावनालोक भी समय के साथ चल सकेगा संतुलन में। उसने वीरू को भावनाक्षर हार दिया, एक माला जो हर जीव की भावना को समझने में मदद करेगी। वापसी। वीरू जंगल लौट आया। इस बार वो पहले से शांत था, समझदार था। उसके पास अब सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि सहानुभूति भी थी। आगे क्या? लेकिन जैसे ही वह विश्राम की सोचने लगा, उसकी माला जल उठी। आकाश में एक धुआं उठा और एक ध्वनि गूंजी। अब आओ। छायालोक में, जहां हर चीज का उल्टा है और जहां तुम्हारा सबसे बड़ा डर तुम्हें चुनौती देगा। भाग 26, छायालोक और डर की सच्चाई। अब तक की कहानी। वीरू ने भावनालोक में संतुलन स्थापित किया और भावनाक्षर हार प्राप्त की। अब एक नई चुनौती सामने है, छायालोक। वह लोक जहां हर चीज का उल्टा है और जहां वीरू को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना है। छायालोक का रहस्य। वीरू की भावनाक्षर माला से काली रोशनी निकलती है। जैसे ही वह उस रोशनी को छूता है, धरती फटती है और एक गहरी सुरंग दिखती है। एक गूंजती आवाज कहती है, छायालोक में कदम रखने वाला हर प्राणी अपने ही डर में खो जाता है। क्या तुम तैयार हो, वीरू? वीरू ने बिना डरे कदम बढ़ा दिया। उल्टा संसार। छायालोक में सब कुछ उल्टा था। आकाश नीचे था और जमीन ऊपर। वृक्षों की जड़ें बादलों में थीं और वहां की हर वस्तु उसकी परछाई थी। वीरू की परछाई भी सामने आ खड़ी हुई। छाया वीरू। वीरू जैसा ही दिखने वाला, लेकिन काले रंग का, आंखों में लाल चमक। खुद से मुकाबला। छाया वीरू बोला, तू बहादुर बनता है, लेकिन अंदर से तू डरपोक है। तू सबको बचाता है, लेकिन क्या कभी खुद को समझा है? वीरू चौंक गया। यह कोई शत्रु नहीं, उसकी ही दबाई हुई असुरक्षा थी। वीरू बोला, हाँ, मैं डरता हूँ। हारने से, अकेले होने से और ये सोचने से कि अगर मैं असफल हुआ तो क्या मैं फिर भी खास रहूंगा? छाया वीरू हंस पड़ा। तो क्या करेगा? भागेगा? आत्मस्वीकृति की शक्ति। वीरू ने अपनी माला को थामा और गहराई से बोला, नहीं, मैं भागूंगा नहीं। मैं अपने डर को स्वीकार करता हूँ। डर मुझे रोक नहीं सकता, वो मुझे तैयार करता है। तभी उसकी भावनाक्षर माला से उजाला निकला और छाया वीरू की आंखें बदल गईं। अब वह डरावना नहीं बल्कि शांत दिखने लगा। उसने कहा, अब तू तैयार है अंतिम चुनौती के लिए। छाया दर्पण। एक विशाल काला दर्पण प्रकट हुआ। छाया दर्पण, जिसमें वीरू ने अपने सारे रूप देखे। डरपोक वीरू, गुस्सैल वीरू, थका हुआ वीरू,
हंसता खेलता वीरू और नन्हा मासूम वीरू जो बस माँ की गोद में रहना चाहता था। वीरू ने हर रूप को अपनाया। ये सब मैं हूँ, ये ही मेरी ताकत है। दर्पण चटक गया और उसमें से निकली एक काली रेशमी रुमाल, छाया पटुका जो भावनाओं और अंधेरे को नियंत्रित करने में मदद करती है। वापसी। वीरू जैसे ही छायालोक से बाहर आया, उसे अपने भीतर एक नई स्पष्टता महसूस हुई। अब वह सिर्फ बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर से भी जीत चुका था। नए उपहार। एक भावनाक्षर हार, भावनाएं समझने की शक्ति। दो छाया पटुका, डर और अंधकार को संतुलित करने की शक्ति। तीन समय का मोती, समय के मार्ग को देखने की क्षमता। चार घड़ी की छड़ी, समय को नियंत्रित करने का उपकरण। नया संकेत। रात को आसमान में एक नीला प्रकाश फैला और एक नाम उभरा। स्मृतिलोक, यादों का संसार, जहां वीरू को अपनी पुरानी यादों और एक खोए हुए सच का सामना करना है। भाग 27, स्मृतिलोक और भूली हुई कहानी। पिछले भाग में छायालोक की कठिन परीक्षा में वीरू ने अपने डर को स्वीकार किया और उसे हराया। अब उसके पास है छाया पटुका, जो अंधकार और भावनाओं को संतुलित कर सकती है। लेकिन अगली चुनौती उससे कहीं ज्यादा भावनात्मक और रहस्यमयी है। स्मृतिलोक एक ऐसी जगह है जहां भूली हुई यादें जीवित होती हैं। स्मृतिलोक का प्रवेश। भावनाक्षर माला की एक मणि चमकती है और एक नरम नीला द्वार प्रकट होता है। उस द्वार पर लिखा है, जहां यादें मिटती हैं, वहीं से सफर शुरू होता है। वीरू ने जैसे ही दरवाजे को छुआ, उसे एक हल्की चक्कर सी आने लगी। और फिर यादों का समंदर। वह एक अनोखी जगह में पहुंचता है। वहां बादल नहीं, यादों के टुकड़े उड़ रहे थे। जमीन पर झीलें नहीं, आंखों के आंसू जैसे तरल बह रहे थे। हवा में हंसी और रोने की आवाजें गूंज रही थीं। वहां एक पुराना खरगोश बैठा था, सफेद, बुजुर्ग, आंखें नीली और चमकती हुई। मैं हूँ स्मृतिनाथ, यादों का रक्षक। वीरू की भूली याद। स्मृतिनाथ ने एक आईना आगे किया। आईने में एक दृश्य उभरा, एक छोटा सा खरगोश अपनी माँ के साथ। माँ उसे कहानी सुना रही थी और कह रही थी, तू खास है वीरू, एक दिन तू सभी को बचाएगा। लेकिन तभी एक काली आंधी आती है, माँ गायब हो जाती है और वीरू अकेला रह जाता है। वीरू की आंखों से आंसू निकल आते हैं। मैंने अपनी माँ को भुला दिया था। सच्चाई का सामना। स्मृतिनाथ कहता है, जब तू छोटा था, तेरी माँ तुझे यादों की बूंद देकर गई थी। तू उसे छुपा बैठा ताकि दर्द न हो। पर अब समय है कि तू उस बूंद को फिर से पहचाने। एक नीली बूंद आसमान से नीचे गिरती है। वीरू उसे छूता है और सारे दृश्य लौट आते हैं। माँ की गोद। पहली कहानी, पहली बार दौड़ना और एक वादा, माँ मैं सबको सुरक्षित रखूंगा। स्मृति रत्न की प्राप्ति। जैसे ही वीरू अपनी माँ की आवाज को स्वीकार करता है, नीली बूंद एक रत्न में बदल जाती है। स्मृति रत्न जो अतीत की सच्चाई देखने और उससे सीखने की शक्ति देता है। एक और रहस्य। स्मृतिनाथ मुस्कराते हैं। तेरी माँ कोई साधारण खरगोश नहीं थी, वो रक्षालोक की संरक्षिका थी। तेरी नसों में रक्षक खून है और जो तू खोज रहा है, अंतिम जादू, वो तेरे भीतर ही है। वीरू चौंक जाता है। वह केवल जादू की खोज में निकला था, पर अब पता चला वह जादू का उत्तराधिकारी है। अब तक के उपहार। एक भावनाक्षर हार, भावनाओं की समझ। दो छाया पटुका, अंधकार को संतुलित करने की शक्ति। तीन समय का मोती, समय में देखने की क्षमता। चार घड़ी की छड़ी, समय संचालन। पांच स्मृति रत्न, यादों से शक्ति पाना। अगला गंतव्य रक्षालोक,
स्मृतिनाथ कहता है, अब समय है कि तू लौटे अपनी असली विरासत की ओर। रक्षालोक जादू के रक्षकों की भूमि। वहां तेरा अंतिम परीक्षण होगा। वहां तेरा सामना होगा अंधतम राजा कालाजूर से। भाग 28 रक्षालोक और कालाजूर का प्रकोप। पिछले भाग में वीरू ने स्मृतिलोक में अपनी मां की यादों को फिर से पाया और स्मृति रत्न प्राप्त किया। उसे पता चला कि उसकी मां रक्षालोक की संरक्षिका थी और वही विरासत अब वीरू को निभानी है। अगला गंतव्य है रक्षालोक, जहां अंतिम जंग इंतजार कर रही है। रक्षालोक का द्वार। स्मृतिनाथ ने वीरू को एक सुनहरा पत्थर दिया जिसमें लिखा था, सच्चा रक्षक वही है जो सेवा और बलिदान समझे। जैसे ही वीरू ने उस पत्थर को अपनी छाती से लगाया, आसमान फटा और एक प्रकाश मार्ग खुला। वह रास्ता सीधे जा रहा था रक्षालोक की ओर। रक्षालोक की धरती। जैसे ही वीरू पहुंचा, उसे लगा मानो वह स्वप्नलोक में हो। आसमान में तैरते महल, भूमि पर उगते रत्न, हवा में मंत्र गूंजते। हर जगह रक्षक थे, पक्षी, शेर, हाथी, इंसान और खरगोश। ये सब जादुई प्राणी थे जिन्होंने संसार की रक्षा का प्रण लिया था। महामंत्री रुक्कन से भेंट। रक्षालोक के महामंत्री एक बुजुर्ग उल्लू थे, रुक्कन। रुक्कन ने वीरू को झुककर प्रणाम किया। वीरू, रक्षालोक तेरा इंतजार कर रहा था। तेरी माँ ने तुझे बचाकर यहाँ भेजा था और अब तू तैयार है। रुक्कन ने बताया कि अंधतम शक्तियों का राजा कालाजूर अब रक्षालोक पर हमला करने ही वाला है। कालाजूर कौन है? कालाजूर एक दुष्ट आत्मा है जो प्राचीन काल में उजाले से निकली थी, पर अपनी लालच और क्रोध से खुद को अंधकार में बदल लिया। वह अब सभी जादुई लोगों को निगलना चाहता है। उसका अगला निशाना है रक्षामणि, वह रत्न जो पूरे रक्षालोक की शक्ति है और वह केवल एक रक्षक द्वारा ही नियंत्रित हो सकता है। यानी तुम। तैयारी युद्ध की। वीरू ने बाकी रक्षकों के साथ मिलकर तैयारी शुरू की। उसने स्मृति रत्न को अपनी छाती पर बांधा, छाया पटुका को कमर से लपेटा, समय की छड़ी को हाथ में थामा और भावनाक्षर माला को गले में धारण किया। सब रक्षक वीरू के साथ खड़े थे। कालाजूर का हमला। अचानक आकाश में अंधेरा छा गया। एक विशाल काली आकृति प्रकट हुई, धुएं और लपटों से बनी कालाजूर। उसकी आवाज गूंजी, रक्षालोक अब मेरा होगा। कोई खरगोश मुझे नहीं रोक सकता। पर वीरू ने गर्जना की, मैं सिर्फ खरगोश नहीं, मैं रक्षक हूं। भीषण युद्ध। कालाजूर ने अंधकार की लहरें छोड़ी। वीरू ने समय की छड़ी से उन्हें धीमा किया। स्मृति रत्न से वीरू ने सबको याद दिलाया क्यों लड़ रहे हैं। जब रक्षक डरने लगे, वीरू ने उन्हें अपनी मां की कहानी सुनाई, जिसने सबकी आत्मा में जोश भर दिया। अंतिम बार। कालाजूर ने रक्षामणि की ओर हाथ बढ़ाया। वीरू ने छलांग लगाई और अपने सारे जादुई उपकरणों को एक साथ मिलाया। छाया पटुका प्लस समय छड़ी प्लस भावनाक्षर प्लस स्मृति रत्न। और कहा, अंधकार को अब विश्राम दो। मैं तुम्हें समझता हूं। पर रक्षक हार नहीं मानते। एक तेज प्रकाश हुआ और कालाजूर गायब हो गया। वीरू बना महारक्षक। सारे रक्षक वीरू के पास आए। रक्षामणि चमकने लगी और वीरू के माथे पर एक चमकीला चिन्ह बना, महान रक्षक वीरू। लेकिन अंत नहीं। रुक्कन कहता है, युद्ध तो जीता गया, पर संतुलन बनाए रखना सबसे कठिन कार्य होता है। वीरू, अब तुझे रक्षालोक का संरक्षक बनना होगा। वीरू मुस्कराया, उसे अब अपने लक्ष्य का अर्थ समझ में आ गया था। भाग 29 रक्षा मेला और 3 रहस्यमय याचक। पिछले भाग में वीरू ने रक्षालोक की रक्षा करते हुए कालाजूर को हराया और बन गया महान रक्षक। लेकिन जैसा रुक्कन ने कहा, सच्चे रक्षक का काम युद्ध के बाद शुरू होता है।
अब वीरू को संतुलन बनाए रखने की परीक्षा देनी है। रक्षा मेला की घोषणा। रक्षालोक में पहली बार शांति फैली थी। रुक्कन ने घोषणा की, हर 100 वर्षों में होने वाला रक्षा मेला आज से शुरू होता है। सभी लोगों के प्राणी अपने अपने वरदान या समस्या लेकर रक्षक के पास आ सकते हैं। वीरू को अब फैसला करना था, किसकी बात सुनी जाए, किसे मदद दी जाए। 3 रहस्यमयी याचक। मेला शुरू हुआ और 3 खास याचक वीरू के सामने आए। सभी ने नकाब पहन रखा था और अपने बारे में कुछ नहीं बताया। एक पहला याचक तलवार वाला। उसने कहा, मैं एक योद्धा हूँ। मुझे ऐसी तलवार दो जो हर बुराई को खत्म कर दे। मैं संसार से अंधकार मिटा दूंगा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी पर आंखों में कठोरता। दूसरा याचक रोते हुए कपड़े वाला। उसने कहा, मेरी स्मृति खो गई है। मुझे बस एक स्मृति रत्न चाहिए ताकि मैं अपने परिवार को पहचान सकूं। उसकी आंखों में आंसू थे। तीसरा याचक मधुर बोलने वाला। उसने कहा, हे रक्षक, मुझे बस तुम्हारी आशीर्वाद की शक्ति दो ताकि मैं सारे लोगों में शांति फैला सकूं। उसकी बातों में मिठास थी लेकिन कुछ बनावटी। असली परीक्षा कौन सच्चा? रुक्कन ने वीरू को चेताया, इनमें एक सच्चा है, एक झूठा और एक बहुत खतरनाक। लेकिन पहचान केवल दिल की दृष्टि से होगी। वीरू ने तीनों की बातों पर ध्यान दिया और फिर भावनाक्षर माला को अपने गले से निकाला और अपने हाथ में लिया। भावनाक्षर माला की मणियां अलग अलग रंगों में चमकने लगीं। तलवार वाले के सामने लाल और काला, रोते हुए के सामने नीला और हल्का गुलाबी, मधुर बोलने वाले के सामने हरा और पीला पर अचानक भूरा हो गया। वीरू का निर्णय। वीरू ने अपनी आंखें बंद की और कहा, तलवार वाला, तुम अंधकार को खत्म करना चाहते हो लेकिन तुम्हारा मार्ग हिंसा है। रक्षक की शक्ति नहीं दी जा सकती। मधुर बोलने वाले, तुम्हारी भाषा मीठी है पर तुम्हारे इरादों में स्वार्थ है। भावनाक्षर ने तुम्हारी बनावटी शांति पहचान ली। रोते हुए याचक, तुम्हारा दर्द सच्चा है। तुम्हारी आंखों में अपनेपन की चाह है। मैं तुम्हें स्मृति रत्न देता हूँ। एक असली कहानी। जैसे ही वीरू ने रोते याचक को स्मृति रत्न दिया, वह चमक उठा और बदल गया, एक बूढ़ा खरगोश बन गया। वह बोला, मैं तुम्हारे दादा हूँ वीरू। मुझे बहुत समय पहले रक्षालोक ने बुलाया था पर कालाजूर ने मेरी यादें चुरा ली थीं। तूने मुझे लौटाया पर खतरा अभी गया नहीं। जैसे ही झूठे याचक गायब हुए, पीछे से रुक्कन ने चिंतित स्वर में कहा, वीरू, बहुत अच्छा निर्णय था पर वह जिसने तुम्हें झूठे वेश में परखा, वही अगला संकट बनकर आएगा। उसका नाम है भाव विकार, जो भावनाओं को ही हथियार बनाता है। वीरू तैयार है। वीरू अब पहले से अधिक शांत, अधिक बुद्धिमान और भीतर से मजबूत था। वह जानता था, युद्ध तलवारों से नहीं, निर्णयों और संवेदनाओं से भी लड़ा जाता है। भाग 30, भाव विकार की चाल और स्मृति जाल की परीक्षा। पिछले भाग में वीरू ने रक्षा मेले में 3 रहस्यमयी याचकों में से सच्चे व्यक्ति को पहचाना और अपने खोए हुए दादा को स्मृति दिलाकर मुक्त किया। परंतु अब सामने है अगला दुश्मन, भाव विकार, जो भावनाओं को हथियार बनाता है। भाव विकार का आगमन। अचानक रक्षालोक का आकाश काला पड़ गया। एक धुंधले साये ने आकाश को ढक लिया। वह कोई और नहीं, भाव विकार था, भावनाओं का जादूगर, जो दूसरों की सबसे गहरी भावनाओं को तोड़-मरोड़ कर उन्हें गुलाम बना सकता था। उसकी आवाज गूंजी, वीरू, तूने अब तक बुराई को तलवार से हराया पर अब मैं तुझे खुद से ही हरवाऊंगा। स्मृति जाल। भाव विकार ने वीरू पर एक मंत्र डाला, स्मृति भ्रम। एक पल में वीरू की आंखों के सामने चमक उठा एक सफेद प्रकाश और फिर अंधकार। जब वीरू ने आंखें खोली
वह अपने पुराने जंगल में था, पर वहां सब कुछ बिल्कुल वैसा था जैसा वह चाहता था। माँ जीवित थी। पापा शेर नहीं थे, बल्कि नरम दिल खरगोश। सब उसे राजा मानते थे। कोई खतरा नहीं था, सब सुखी थे। एक भ्रमित संसार। वीरू को यह संसार इतना सच्चा लग रहा था कि उसे अपनी यात्रा, रक्षालोक, झब्बू बाबा या किसी भी जादू की याद नहीं थी। पर कहीं भीतर एक हल्की सी आवाज गूंजती रही, यह सच्चाई नहीं है। याद करो, तू रक्षक है। उसके गले की भावनाक्षर माला भी फीकी पड़ गई थी। एक संदेशवाहक। एक दिन एक चमकीला नीला तोता वीरू के पास आया और फुसफुसाया, अगर तू सब कुछ पा चुका है, फिर भी तेरे दिल में खालीपन क्यों है, वीरू? वीरू चौंका। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तोते ने कहा, क्योंकि मैं तेरी यादों का रक्षक हूँ। और तू सब भूल चुका है, लेकिन मैं नहीं। असली वीरू की वापसी। तोते की बातों से कुछ टूटने लगा। वीरू को झलकियां दिखने लगी, झब्बू बाबा की, कालगुफा की, अपने दोस्तों की। उसने अपनी माला को हाथ में लिया और आंखें बंद कर लीं। अगर ये सपना है तो मैं इसे तोड़ूंगा। अगर ये सच है तो मैं अपना सच ढूंढ लूंगा। तभी माला फिर से चमक उठी, सुनहरी। एक जोरदार झटका हुआ और पूरा जाल टूट गया। भावविकार का असली रूप। वीरू अपने असली रूप में वापस आया। भावविकार ने गुस्से में कहा, तू मेरी सबसे ताकतवर चाल से भी नहीं टूटा। तू सच्चा रक्षक है, पर अगली बार मैं तुझे तेरी भावनाओं से ही खा जाऊंगा। और वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। सीख और शांति। रुक्कन ने वीरू को गले लगाया। इस बार तूने सिर्फ युद्ध नहीं, खुद को जीत लिया। वीरू मुस्कराया। अब मैं समझ गया, रक्षक होना मतलब सिर्फ दूसरों को बचाना नहीं, अपने भीतर की सच्चाई को जिंदा रखना भी है। भाग 31, अश्रुलोक की यात्रा और सच्चे दर्द की मूरत। पिछले भाग में वीरू ने भावविकार के जाल को तोड़ा और अपनी असली पहचान फिर से पाली। उसने समझा कि रक्षक होने का मतलब है न केवल दूसरों को बचाना, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई और भावनाओं को भी समझना। अश्रुलोक का द्वार। रुक्कन ने कहा, अब अगली चुनौती है अश्रुलोक, एक ऐसा लोक जहां सभी के छिपे हुए दर्द और आंसू होते हैं। वहां जाकर तुम्हें सच्चे दर्द की मूरत प्राप्त करनी होगी। तभी तुम पूरी तरह एक सच्चे रक्षक बन पाओगे। अश्रुलोक के द्वार पर पहुंचते ही वीरू ने देखा कि चारों ओर धुंध और आंसुओं की बूंदें हवा में तैर रही थीं। लोगों के छुपे दर्द। अश्रुलोक के अंदर वीरू ने कई प्राणियों को देखा जो अपने गहरे दर्द में डूबे थे। एक हिरण जिसकी सींग टूटी थी। एक बूढ़ा उल्लू जो अकेलेपन से जूझ रहा था। एक बच्चा जो अपनी खोई माँ को ढूंढ रहा था। हर कोई अपने दुख को छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ सब कुछ उजागर था। सच्चे दर्द की मूरत की खोज। वीरू को बताया गया कि सच्चे दर्द की मूरत एक खास पत्थर है जो केवल उस व्यक्ति को मिल सकता है जो दूसरों के दर्द को महसूस कर सके। वह दर्द जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। सहानुभूति की शक्ति। वीरू ने सभी के करीब जाकर उनकी कहानियां सुनी, उनकी पीड़ा महसूस की। उसने महसूस किया कि केवल ताकत से नहीं, बल्कि सहानुभूति से ही कोई भी दुख कम हो सकता है। मूरत का प्रकाश। जब वीरू ने अपने दिल से सभी की पीड़ा अपनाई, तो सच्चे दर्द की मूरत की चमक तेज होने लगी। मूरत ने कहा, तुमने सच्चाई देखी है, वीरू। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। वापस रक्षालोक। मूरत लेकर वीरू रक्षालोक वापस लौटा। उसके भीतर नई ऊर्जा और समझ थी। रुक्कन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम सच में एक सच्चे रक्षक हो, न केवल शरीर से बल्कि दिल से भी। भाग 32, दोस्ती की शक्ति और छिपे हुए दुश्मन की साजिश। पिछले भाग में वीरू ने अश्रुलोक में जाकर सच्चे दर्द की मूरत हासिल की और महसूस किया कि सहानुभूति ही असली ताकत है।
अब उसके पास नई ऊर्जा और समझ थी। दोस्ती की मिसाल। रुक्कन ने कहा, वीरू, अब समय है कि तू अपनी असली ताकत दोस्ती की शक्ति को समझे। इसी बीच वीरू के पुराने दोस्त चतुर गिलहरी चुन्नू, बहादुर लोमड़ी लाला और नटखट कबूतर पप्पू आए और कहा, हम सब साथ हैं और जो भी साजिश है उसे मिलकर रोका जाएगा। छिपा हुआ दुश्मन। लेकिन कोई था जो छुपकर वीरू और उसके दोस्तों की हर चाल पर नजर रख रहा था, एक रहस्यमय साया जो उनकी योजनाओं को विफल करने की कोशिश कर रहा था। रुक्कन ने बताया कि यह वही छाया भक्षक है जो पहले भी जादू की दुनिया में दहल पैदा कर चुका है। पहली टक्कर। वीरू और उसके दोस्त छाया भक्षक के जाल में फंसे। एक बड़ी जंग हुई जिसमें हर कोई अपने हुनर और समझदारी से लड़ा। वीरू ने अपनी माला और सच्चे दर्द की मूरत का उपयोग किया और उसकी चमक से छाया भक्षक कुछ कमजोर पड़ा। दोस्ती की ताकत। लेकिन असली जीत हुई तब जब सभी दोस्त एक दूसरे के भरोसे और प्यार से अपनी ताकतें जोड़कर छाया भक्षक को हराने में सफल हुए। नई शुरुआत। छाया भक्षक हारकर गायब हो गया, लेकिन उसने चेतावनी दी, यह केवल शुरुआत है, सच्ची लड़ाई अभी बाकी है। भाग 33, गुफा के अंदर छुपा राज और वीरू की नई परीक्षा। पिछले भाग में वीरू और उसके दोस्तों ने छाया भक्षक को हराया, लेकिन दुश्मन की चेतावनी ने बता दिया कि असली लड़ाई अभी बाकी है। प्राचीन गुफा की ओर। रुक्कन ने बताया, अगली परीक्षा के लिए तुम्हें गुफालोक जाना होगा, एक प्राचीन गुफा जहां अनेक रहस्य छुपे हैं। वीरू, चुन्नू, लाला और पप्पू मिलकर गुफा की ओर चल पड़े। गुफा के रहस्य। गुफा के अंदर सब कुछ अंधेरा और रहस्यमय था। वीरू ने अपनी माला की रोशनी से रास्ता दिखाया। रास्ते में उन्हें कई पहेलियां मिली, जिनमें समझदारी, धैर्य और एक दूसरे पर विश्वास की जरूरत थी। गुफा की परीक्षा। एक गुफा के बड़े हॉल में एक विशाल पत्थर मिला जिस पर लिखा था, सच को पहचानो तभी मिलेगा मंजिल का द्वार। वीरू ने ध्यान से सोचा और अपने दिल की आवाज सुनी। उसने झूठ और भ्रम के बीच फर्क किया और सही रास्ता चुना। नया दरवाजा खुला। सच का चयन करते ही गुफा के अंदर एक चमकीला दरवाजा खुल गया। इसके पीछे एक नया लोक था, जहां वीरू की अगली चुनौती इंतजार कर रही थी। सोच का मंत्र। रुक्कन ने कहा, वीरू, अगली परीक्षा तेरी बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास की होगी। याद रख, केवल तेज दौड़ना या लड़ना ही काफी नहीं, दिमाग भी तेज होना चाहिए। भाग 34, ज्ञान की नदी और आत्मविश्वास का पुल। पिछले भाग में वीरू ने प्राचीन गुफा की पहेलियां सुलझाकर एक नया दरवाजा खोला, जहां उसकी अगली चुनौती इंतजार कर रही थी, ज्ञान की नदी का सामना। वीरू और उसके दोस्त दरवाजे के पार पहुंचे तो सामने एक विशाल और गहरी नदी थी, जिसे ज्ञान की नदी कहा जाता था। नदी के पार जाना था, लेकिन पुल टूटा हुआ था। आत्मविश्वास का पुल। रुक्कन ने समझाया, इस नदी को पार करने के लिए तुम्हें अपने भीतर के आत्मविश्वास का पुल बनाना होगा। डर और शंका से ऊपर उठो। वीरू की सोच। वीरू ने अपनी सोच को शांत किया और याद किया कि उसने अब तक कितनी चुनौतियां पार की हैं। उसने सोचा, अगर मैं खुद पर विश्वास करूंगा तो कोई भी नदी मुझे रोक नहीं सकती। पुल बनता है। जैसे ही वीरू ने अपने दिल में विश्वास किया, नदी के ऊपर एक चमकता हुआ पुल उभरने लगा। वह मजबूत और सुंदर था। साहसिक कदम। वीरू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पुल पार किया। रास्ते में नदी की लहरें उठीं, लेकिन उनका आत्मविश्वास पुल को कभी हिला नहीं सका। ज्ञान का मंदिर। पुल पार कर वे पहुंचे ज्ञान के मंदिर में, जहां एक बुजुर्ग उल्लू उनका इंतजार कर रहा था। उसने कहा, तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। भाग 35, बुद्धि की परीक्षा और अनमोल ज्ञान की खोज। पिछले भाग में
वीरू ने आत्मविश्वास का पुल पार कर ज्ञान के मंदिर में प्रवेश किया, जहां एक बुजुर्ग उल्लू उसकी अगली परीक्षा के लिए तैयार था। बुद्धिमान उल्लू की परीक्षा। बुजुर्ग उल्लू ने कहा, वीरू, अब तुम्हें अपनी बुद्धि और समझदारी से एक पहेली हल करनी होगी। यह पहेली केवल तेज दिमाग और शांति से हल हो सकती है। पहेली का रहस्य। उल्लू ने एक प्राचीन किताब निकाली जिसमें लिखा था, 4 भाइयों की कहानी है जो कभी एक साथ नहीं रहते, एक दिन भी कभी नहीं मिलते, पर सब एक दूसरे से जुड़े रहते। वीरू ने ध्यान से सोचना शुरू किया। वीरू की सोच। वीरू ने सोचा, 4 भाई जो कभी साथ नहीं रहते, क्या वे दिन के 4 हिस्से हो सकते हैं? या 4 दिशाएं? पर वे कभी एक साथ नहीं होते। पहेली का हल। वीरू ने मुस्कुराते हुए कहा, ये 4 हैं सुबह, दोपहर, शाम और रात। ये कभी एक साथ नहीं होते, लेकिन दिन की यात्रा में जुड़े होते हैं। उल्लू ने हंसते हुए कहा, बहुत बढ़िया वीरू, तुम्हारी बुद्धि सही है। अनमोल ज्ञान। उल्लू ने एक पन्ना दिया जिसमें लिखा था, सच्चा ज्ञान केवल किताबों में नहीं बल्कि अनुभव और समझ में होता है। अपनी यात्रा में जितना सीखो वही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। नई ऊर्जा। वीरू ने महसूस किया कि ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं बल्कि सोचने और समझने से आता है। भाग 36, वीरू की नई ताकत और रक्षक का नया रूप। पिछले भाग में वीरू ने बुद्धिमान उल्लू की पहेली हल कर अनमोल ज्ञान प्राप्त किया और समझा कि अनुभव और समझ ही सच्चा खजाना है। नई ताकत की प्राप्ति। ज्ञान के मंदिर से बाहर निकलते ही वीरू के भीतर एक नई ऊर्जा जाग उठी। उसकी माला और मूरत चमकने लगी, जैसे वे उसके साथ एक नई शक्ति जोड़ रही हों। रक्षक का नया रूप। रुक्कन ने बताया, वीरू, अब तू केवल खरगोश नहीं रहा, तू रक्षक वीरू बन चुका है, जादू की दुनिया का संरक्षक। वीरू ने अपनी नई ताकत महसूस की। अब वह तेज दौड़ सकता था, मजबूत था और उसकी बुद्धि और भी तेज हो गई थी। दोस्ती और ताकत। चुन्नू, लाला और पप्पू भी वीरू की नई ताकत देखकर खुश हुए। उन्होंने मिलकर कहा, हम सब साथ हैं और अब कोई भी खतरा हमें रोक नहीं सकता। नई चुनौती की ओर। लेकिन रुक्कन ने चेतावनी दी, अगली चुनौती और भी बड़ी होगी, एक ऐसा दुश्मन जो तुम्हारे सबसे बड़े डर को जगाएगा। वीरू का संकल्प। वीरू ने दृढ़ निश्चय किया, मैं डर को नहीं मानूंगा। मैं अपनी ताकत और दोस्तों के साथ इस लड़ाई को जीतूंगा। भाग 37, डर का सामना और वीरू की हिम्मत की परीक्षा। पिछले भाग में वीरू ने नई ताकत पाई और रक्षक वीरू बनकर अपनी दोस्ती और हिम्मत के साथ आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार हो गया। डर का साया। एक अंधेरी और धुंधली जगह में वीरू का सामना हुआ अपने सबसे बड़े डर से, एक विशालकाय छाया जो उसकी हिम्मत को तोड़ना चाहती थी। छाया की आवाज। छाया ने कहा, तुम्हें पता है वीरू, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। वीरू की हिम्मत। वीरू ने डटकर जवाब दिया, तुम्हारी बातें मुझे डराने के लिए नहीं बल्कि हिम्मत देने के लिए हैं। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे दोस्त मेरे साथ हैं। दोस्ती की ताकत। चुन्नू, लाला और पप्पू ने वीरू के पास आकर उसे सहारा दिया। उनकी दोस्ती ने उस छाया को कमजोर कर दिया। हिम्मत की चमक। वीरू ने अपनी माला से चमकदार ऊर्जा निकाली जो डर को ध्वस्त कर रही थी। छाया धीरे धीरे छोटी होती गई और अंततः गायब हो गई। नई शुरुआत। डर का सामना कर वीरू ने जाना कि हिम्मत अकेले में नहीं बल्कि दोस्ती और विश्वास में होती है। भाग 38, वीरू का नया मिशन और खोया हुआ खजाना। पिछले भाग में वीरू ने अपने सबसे बड़े डर का सामना किया और अपनी हिम्मत और दोस्तों की मदद से उसे परास्त किया। नया मिशन शुरू। रुक्कन ने वीरू को एक प्राचीन नक्शा दिया
जिसमें एक खोया हुआ खजाना छुपा था जो पूरी जादुई दुनिया के लिए महत्वपूर्ण था। खजाने की खोज। वीरू और उसके दोस्त नक्शे की मदद से खजाने की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई नए साथी मिले जो उनके मिशन में मदद करने लगे। रहस्यमय जंगल। खजाने की खोज उन्हें एक घने रहस्यमय जंगल में ले गई जहां जादू और चुनौतियां साथ साथ थीं। पहला मुकाबला। जंगल में अचानक एक बुरी चुड़ैल ने उनका रास्ता रोका। वीरू ने अपनी नई ताकत से उसका सामना किया और दोस्तों के साथ मिलकर उसे हराया। खजाने का संकेत। चुड़ैल के हारने के बाद उन्होंने एक चमकदार पत्थर पाया जो खजाने के निकट होने का संकेत था। आशा और उत्साह। वीरू और उसके दोस्तों के चेहरे पर खुशी थी, वे अब खजाने के बहुत करीब थे। भाग 39 रहस्यमय गुफा और खजाने की चाबी। पिछले भाग में वीरू और उसके दोस्तों ने बुरी चुड़ैल को हराकर खजाने के करीब एक चमकदार पत्थर पाया। गुफा का रहस्य। चमकदार पत्थर ने उन्हें एक रहस्यमय गुफा तक मार्गदर्शन किया। गुफा के प्रवेश पर जादुई प्रतीक बने हुए थे। चाबी की तलाश। गुफा के अंदर वीरू को खजाने के लिए एक खास चाबी ढूंढनी थी जो पहेलियों और जादुई जालों से सुरक्षित थी। पहेली और जाल। हर कमरे में एक नई पहेली और जादुई जाल थे। वीरू ने अपनी बुद्धि, दोस्ती और हिम्मत से सभी चुनौतियां पार की। आखिरी चाबी। अंत में वीरू ने सही चाबी ढूंढी जो खजाने के दरवाजे को खोल सकती थी। यह चाबी उसकी नई समझ और विश्वास की प्रतीक थी। खजाने के द्वार खुलते हैं। चाबी से खजाने का द्वार खुला और अंदर अनमोल खजाना चमक रहा था, जादुई ऊर्जा से भरा एक चमकदार मोती। जादू की ऊर्जा। वीरू ने महसूस किया कि यह मोती दुनिया की शक्ति और शांति का स्रोत है। भाग 40 मोती की ताकत और जादू की रक्षा। पिछले भाग में वीरू ने जादुई गुफा में अनमोल मोती पाया जो पूरी जादुई दुनिया की शक्ति और शांति का स्रोत था। मोती की शक्ति। मोती से एक हल्की चमक निकली जो पूरे जंगल में फैल गई। वीरू ने महसूस किया कि उसकी ताकत और भी बढ़ गई है। जादू की रक्षा। रुक्कन ने समझाया, यह मोती सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि शांति और सुरक्षा का प्रतीक है। इसे बुराई से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। नई चुनौती। तभी एक अंधेरा जादूगर कालसिंह प्रकट हुआ जो मोती की ताकत को छीनना चाहता था। वीरू की हिम्मत। वीरू ने डटकर कहा, तुम्हें इस मोती तक नहीं पहुंचने दूंगा, मैं इसे और अपनी दुनिया को बचाऊंगा। लड़ाई शुरू। वीरू और कालसिंह के बीच एक भयंकर जादुई युद्ध हुआ। वीरू ने अपनी नई ताकत और दोस्तों की मदद से लड़ाई में मजबूती दिखाई। विजय की चमक। अंत में कालसिंह हार गया और जंगल में फिर से शांति फैल गई। नई शुरुआत। मोती की ताकत से वीरू और उसके साथी जंगल के सच्चे रक्षक बन गए।